कोई भी बैंक होगा आपका, आप भी बैंक में जाते हो, देखो आपने पैसा जमा कराया होगा, ठीक है। कुछ लोग होंगे आप में से जिनका पैसा जरूर जमा होगा बैंक में, ठीक है। सबका तो मैं नहीं बोलता, लेकिन ज्यादातर का आपका पैसा जमा होगा। तो आप जो पैसा जमा कराते हो उसे डिपॉजिट्स करते हैं, ठीक है। तो बैंक में आप जाके अपना पैसा जमा कराते हो, दैट इज नोन एज डिपॉजिट्स। बैंक आपसे पैसा लेता है, उसे डिपॉजिट्स बोलते हैं, ठीक है। फिर आपसे पैसा लेके बैंक लोगों को लोन देता है। तो अगर आप किसी को भी लोन देते हो, तो अगर आप किसी को भी लोन देते हो तो उसे हम कहते हैं लैंडिंग। यहीं से एक वर्ड आपको याद होगा, तो पुराने जमाने में होते थे मनी लैंडर्स। तो यहीं से आया मनी लैंडर्स, ठीक है। फिर उसके बाद आपका फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन बैंक्स के फंक्शन से है। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन आपका क्या होता है? ये आपका कोई भी बैंक है, ये यहाँ से पैसा लेगा, ठीक है। आप लोगों से पैसा ले रहा है, यहाँ पे आप सब लोग हो, आप लोगों से पैसा ले रहा है, ठीक है। और आगे फिर ये बिजनेसमैन को पैसा दे रहा है। अब बिजनेसमैन में आप भी हो सकते हो, यू कैन बी ए बिजनेसमैन। आप भी नया बिजनेस शुरू करोगे, यू विल गो टू ए बैंक। इवन किसान है जो फार्मर है, उसको भी सीड फर्टिलाइजर के लिए लोन चाहिए, वो बैंक के पास जाएगा। उसको ट्रैक्टर खरीदना, वो बैंक के पास जाएगा। तो बैंक क्या करता है? फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का काम करता है। अगर बैंक नहीं होता तो क्या बिजनेसमैन और किसान को लोन मिलता? नहीं। क्या बिजनेसमैन हर बंदे से जाके घर घर पे पैसा मांगेगा कि मुझे पैसा दे दो, मुझे बिजनेस शुरू करना है? नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो बैंक्स क्या करते हैं? फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन करते हैं, और फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन की हेल्प से वो करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब ये जो आपको लोन मिल रहा है। अगर बैंक नहीं होगा तो कहाँ आप पैसा अपना जमा कराओगे? देखो दोनों को फायदा है बैंक होने से। आप जमा करा रहे हो, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आपका पैसा सेफ भी है। साथ में क्या है, जो आपका बिजनेसमैन है या फार्मर है, उसको लोन मिल रहा है अपने काम के लिए, साथ में बैंक को भी उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, सब लोगों के काम चल रहे हैं। तो जो सबसे बड़ी चीज वो ये है कि काम चलना चाहिए, ठीक है। तो बैंक है तो सबका काम चल रहा है। अगर बैंक को आप निकाल दोगे तो मेरा पैसा मेरे पास है, इकोनॉमी में वो पैसा जा ही नहीं रहा। जब तक मेरा पैसा इकोनॉमी में नहीं जाएगा, मतलब सेविंग्स जो मेरी है, मेरी सेविंग्स किसी काम की नहीं है अगर वो सेविंग्स आपकी इन्वेस्ट नहीं हो रही है। इसलिए कहते हैं सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट आर द फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ एनी इकोनॉमी। आप जितना सेव करोगे उतना आप बैंक में जमा करोगे। अगर आप म्यूचुअल फंड्स वगैरह में भी जमा करते हो तो म्यूचुअल फंड्स वाले भी क्या है, वो भी पैसा आगे शेयर मार्केट में घुमाते हैं, कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं, कंपनीज के पास पैसा जाता है। यानी जितना पैसा आप सेव करोगे, ठीक है, उतना पैसा जितना आपने सेव किया उतना ही आगे जाके बैंक्स के पास जाएगा या सिस्टम में जाएगा। जितना सिस्टम में पैसा जाएगा उतना ही इन्वेस्ट होगा, जितना ज्यादा इन्वेस्ट होगा उतनी नई इंडस्ट्रीज खुलेगी, उतनी नई आपकी फैक्ट्रीज खुलेंगी, उतने ही ज्यादा लोगों को जॉब्स मिलेगी, उतना ही ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी, मतलब किसी भी कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी। साथ में गवर्नमेंट का टैक्स बढ़ेगा, गवर्नमेंट के पास ज्यादा टैक्स आएगा, गवर्नमेंट अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी। तो अल्टीमेटली जो बैंक्स हैं, बैंक्स फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम करते हैं, ठीक है। बैंक्स किसका काम करते हैं? फाइनेंशियल इंक्लूजन। फिर इजी पेमेंट्स एंड विड्रॉल्स, ये हम देख चुके हैं। आपका जब मन करे तब आप पैसा निकाल सकते हो। अब आप 10 लाख रुपए आपको चाहिए, अब आप 10 लाख रुपए कहीं पे भी आपको लेके जाने, तो आप खुद के साथ इसको फिजिकली कैरी करोगे तो आपका चोरी होने का डर। फिर रात को अगर आप ट्रेवल कर रहे हो, पहली बात तो फ्लाइट से लेके जाओगे तो वो चेक करेगा, इतना पैसा ले जाना अलाउ नहीं है, लिमिट्स है कुछ। आपका अकाउंट में है तो आज मत लेके जाओ, दूसरी जगह जाओ, वहां से आप निकाल सकते हो, ठीक है।
या फिर आप ऑनलाइन ऑनलाइन भी इसी से कर सकते हो, ठीक है। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अभी मैंने कवर कर लिया है पॉइंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होता है, जब आपके सेविंग्स है वो इन्वेस्ट हो। और रिस्क मिटिगेशन, चोरी चकारी का डर नहीं है, आपका पैसा सेफ है, आपके पास ज्यादा सोना है, गोल्ड है, तो वहां पे लॉकर में रख दो आप, ठीक है। बैंक में आपका पैसा सेफ है। देखो सेफ तो कहीं पे भी नहीं है, बैंक में भी चोरी होती है, लेकिन घर से तो ज्यादा सेफ है, ठीक है। फिर बैंक में अगर चोरी हो गया तो उसकी कुछ तो जिम्मेदारी बनती है, घर में तो हो गया चोरी तो हो गया, ठीक है। तो ये आपके बैंक से कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है, जो आपको पता होने चाहिए। देयर आर 6 फंक्शंस, ओके। नाउ बैंक इवोल्यूशन, ठीक है। बैंक का इवोल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। बैंक इवोल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। बैंक इवोल्यूशन, देखो आप ऐसे समझो कि आपके बैंक्स क्यों बने होंगे, ठीक है। बैंक्स बने होंगे तभी बने होंगे बैंक जब आपके पास पैसा होगा और आपको डिपॉजिट करना होगा। तो जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल करते थे, ठीक है, उस समय पैसा होता था ब्रिटिशर्स के पास ही होता था, या फिर जो इंडियंस थे, जो मतलब जो थोड़े ब्रिटिशर्स के लॉयल थे, जैसे आपके आपने सुना हुआ पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि काफी लोगों ने पैसा बनाया, ठीक है। तो वो लोग जो थे जिनके पास, कुछ इंडियंस भी थे जिनके पास पैसा था, ब्रिटिशर्स थे जिनके पास पैसा था, अब उस पैसे को कहाँ रखेंगे। और आपको पता है उस समय ब्रिटेन में बैंक्स थे पहले से, तो ब्रिटिशर्स को पता था कि यहाँ पे बैंक्स हैं, उनको एक प्रैक्टिस, तो वहाँ पे आपको पता है इंडिया में अधिकतर चीजें कहाँ से कॉपी की गई है, वहीं से कॉपी की गई है। जो ब्रिटेन में चलता था वही आज तक यहाँ पे चल रहा है। सेडिशन लॉ आज की डेट में वहां से स्क्रैप कर दिया गया है, लेकिन हमारे यहाँ आज की डेट में भी चल रहा है। तो वहीं से बैंकिंग का कंसेप्ट आया, ठीक है, कि वहां पे बैंक्स है तो यहाँ पे भी बैंक्स होने चाहिए। क्यों होने चाहिए बैंक्स, क्योंकि लोगों के पास पैसा है, पैसा रखने के लिए आपको कोई कोई इंस्टीट्यूशन चाहिए, तो वो इंस्टीट्यूशन क्या है, आपका बैंक। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बैंक कोई नई चीज थी यहाँ पे इंडिया में, वो ब्रिटेन वाले थे, उनको पहले से पता था बैंकिंग के बारे में। तो बैंक इवोल्यूशन में आपके कुछ बैंक्स जो है आपके, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बैंक्स थे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट बैंक्स थे उसमें 3 बैंक्स थे आपके। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल जब था, बहुत सारे बैंक्स थे हमारे यहाँ पे, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि 1200 से ज्यादा बैंक खुल गए थे, लेकिन 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको पता है 3 प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी उस समय। 3 प्रेसिडेंसीज वर देयर, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। ये मेन था, ठीक है। इसमें भी आपका सबसे मेन क्या था, बंगाल, ठीक है। सारी शुरुआत जो हुई थी वो बंगाल से हुई, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। तो बंगाल मेन था, तो इसलिए बंगाल में एक प्रेसिडेंसी बैंक बनाया गया सबसे पहले 1806 में, जिसमें आप अपना पैसा जमा करा सकते हो। मतलब जैसे आज की डेट में हमारे यहाँ नहीं है, जैसे एसबीआई है, एसबीआई सबसे मेन बैंक है, बाकी सारे उससे कम है कैपिटल के रेस्पेक्ट में, सबसे मेन एसबीआई है। तो एसबीआई की ब्रांचेज आपको हर जगह पे मिलेगी। तो ऐसे प्रेसिडेंसी बैंक थे जो वो मेन थे, बाकी छोटे मोटे बैंक तो हर जगह थे। तो प्रेसिडेंसी बैंक्स बड़े बैंक्स थे। तो बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक बनाया गया 1806 में। फिर आपका बॉम्बे बनाया गया 1840 में। और फिर आपका मद्रास बनाया गया 1842 में। ये 3 आपको मैच द फॉलोइंग के लिए याद रखने हैं प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, कि कब कौन सा बना। तो 1806 बंगाल सबसे इंपॉर्टेंट था, तो सबसे पहले वहां बनेगा। अगर आपको पेपर में दिया भी है बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, और यहाँ पे आपको ऑप्शन, यहाँ पे मैच मैच में आपको इधर 1840 दे दिया, इधर 1806 दे दिया, इधर 1842 दे दिया। तो अगर आपको नहीं भी पढ़ा तो आप इतना सोचो कि सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बंगाल था, तो सबसे पहले वही बनाया, ठीक है। बाकी तो आप फिर कर सकते हो, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो आपको, कम से कम एक आंसर तो आपको वहां से मिल गया, एक मैच तो मिल गया, इतना सा तो आप दिमाग लगा सकते हो, ठीक है। तो 3 आपके मेन इंपॉर्टेंट बैंक्स थे वहां पे, बंगाल, दूसरा बॉम्बे, और तीसरा आपका मद्रास, ठीक है। हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ इसके बाद, 1861 में
1861 में क्या किया गया, इन तीनों बैंक्स को मर्ज कर दिया गया। क्रेडिटिंग एंड लैंडिंग आर नॉट सेम यार। क्रेडिटिंग में आपका क्या होता है, क्रेडिट में आपके पास पैसा नहीं होता है, वो क्रेडिट में आपका चलता रहता है, मतलब आप बाद में पे करोगे उसको। लोन में आपको पैसा दे दिया जाता है, देखो दोनों में difference है। मैंने आपको बोला है डाउट आप क्लास के बाद पूछा करो। ठीक है, क्रेडिटिंग, आपने बोला क्रेडिटिंग एंड लैंडिंग। जब आप लैंडिंग करते हो, जब आप लैंडिंग करते हो तो आप उसको क्रेडिट अवेलेबल कराते हो। जब आप लैंडिंग करते हो तो आप उसको क्रेडिट अवेलेबल कराते हो। ठीक है, क्रेडिट मतलब उसको पैसा अवेलेबल कराते हो। अब ये क्रेडिट और लैंडिंग यहाँ सेम लग रहा है, ठीक है, हम कह सकते हैं सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है। क्रेडिट में क्या होता है, जब आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो जैसे, वहां पे इसका सेंस चेंज हो जाता है। क्रेडिट कार्ड में आप पहले पैसा यूज करते हो, फिर उसके बाद आप पे करते हो। आपके पास फिजिकल मनी नहीं होती ना उसमें, आप पैसा यूज कर लेते हो, वो पैसा आप बाद में पे करते हो। यहाँ पे वो लोन में आपको पैसा आपको देता है आपके अकाउंट में। तो आप दोनों में बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस है, लेकिन आप कह सकते हो क्रेडिट, अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो क्रेडिट और लैंडिंग, तो लैंडिंग में हम क्रेडिट अवेलेबल कराते हैं। ठीक है, क्रेडिट मतलब पैसा अवेलेबल कराते हैं। और अगर डेबिट क्या होता है, आपका डेबिट उधारी होती है, और क्रेडिट क्या होता है आपका, जब आप किसी को पैसा देते हो। जैसे मैं आपको क्रेडिट अवेलेबल कराऊं तो मैं आपको पैसे अवेलेबल करा रहा हूँ, तो लैंडिंग का एक पार्ट है क्रेडिट, क्रेडिट अवेलेबल कराना, दैट इज लैंडिंग। ओके, क्लियर, क्लियर है भाई? हाँ, इज इट क्लियर? कहाँ गया क्लियर? सो इन 1861 देखो तीन बैंक बने, 6 में बना, एक 40 में बना, एक आपका 42 में बना। तीनों को 1861 में मर्ज कर दिया गया। आजकल भी हमारे मर्जर बहुत चल रहा है, और मर्ज करके नहीं, 1861 में मर्ज नहीं किया गया, सॉरी, 1861 में इनको तीनों को करेंसी इशू करने की पावर दे दी गई। ठीक है, इन तीनों को करेंसी इशू करने की पावर दे दी गई। 1861 में इनको करेंसी इशू करने की पावर दी गई। आपका कौन था उस समय, कैनिंग था आपका वॉइस का। ठीक है, 1861 में इनको करेंसी इशू करने की पावर दे दी गई। फिर इनको 1921 में तीनों को मर्ज कर दिया गया। आजकल भी मर्जर बहुत चल रहा है। मर्ज करके जो बैंक बनाया गया उसे कहा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। जैसा आपका एसबीआई है, ऐसे आईबीआई, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखना कि मर्ज का इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किस किस को मर्ज करके बनाया था, इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंक। और ये चलते रहे चलते रहे चलते रहे, 1947 में फिर देश आजाद हुआ। 1947 में देश आजाद हुआ, उसके बाद 1955 में इस इंपीरियल बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया। नेशनलाइजेशन करने का मतलब है इसका कंट्रोल गवर्नमेंट ने ले लिया। किसी भी चीज को आप नेशनलाइज करते हो, इसका मतलब उसका कंट्रोल किसने ले लिया, गवर्नमेंट ने ले लिया। तो 1955 में इंपीरियल बैंक को नेशनलाइज किया गया, और नेशनलाइज करने के बाद कंट्रोल लेने का मतलब है, कंट्रोल लेने का मतलब होता है कि उसके शेयर्स गवर्नमेंट के पास आ गए। सारे शेयर्स गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में कर लिए, यानी गवर्नमेंट उसमें 100% शेयर होल्डर बन गया, मालिक बन गया। तो 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज हुआ। नेशनलाइज होने के बाद इसी बैंक को हम आज के डेट में बोलते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
तो आपका जो पहला बैंक नेशनलाइज होने वाला है वो है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बता रहा हूँ, टेक द स्क्रीनशॉट। तो सबसे पहला जो बैंक आपका नेशनलाइज हुआ दैट इज एसबीआई। कमर्शियल बैंक्स की बात मैं कर रहा हूँ। एसबीआई आपका कब नेशनलाइज हुआ? 1955 में। अब एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, आरबीआई कब बना आपका? अभी आरबीआई देखते हैं, आरबीआई कब बना आपका? 1935 में। लेकिन आरबीआई पे कंट्रोल किसका था आपके? कंट्रोल इस पे किसका था आपके? उस समय ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था। बाद में जाके आरबीआई आपका नेशनलाइज होगा। नेशनलाइज होगा, लेकिन आरबीआई क्योंकि आपका कमर्शियल बैंक नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं बोलते कि पहला बैंक नेशनलाइज होने वाला ये था। आरबीआई क्या है? आपका रेगुलेटर है। सबसे पहले आरबीआई होगा आपका नेशनलाइज 1949 में। ठीक है, 1949 में नेशनलाइज होगा, लेकिन आरबीआई क्योंकि आपका रेगुलेटर है, इसलिए हम पहला जो नेशनलाइजेशन होता है वो हम बोलते हैं एसबीआई का होगा। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से आपका क्या बना? एसबीआई बना। ठीक है, तो ये आपको इतना सा थोड़ी सी आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आपका क्या है? बर्थ ऑफ आरबीआई। आरबीआई कैसे बना वो देख लेते हैं। ठीक है, आरबीआई आपका कैसे बना वो देख लेते हैं। देखो, आरबीआई बनने का कारण क्या है? आरबीआई बनने के बहुत सारे कारण हैं। आरबीआई जो आपका बना है, एक तो ये था कि उस समय बहुत सारे बैंक्स खुल गए थे। सो मेनी बैंक्स वर देयर, सो मेनी बैंक्स वर देयर, उन पे कोई रेगुलेशन नहीं था। नो रेगुलेशन वर देयर। पहली प्रॉब्लम तो ये थी। ठीक है, क्यों रेगुलेशन नहीं था? क्योंकि वो बैंक्स खोलने के लिए आपको कंपनीज एक्ट के थ्रू खुलते थे वो बैंक। कंपनीज एक्ट, जैसे आज की डेट में मैं कोई भी कंपनी खोलना चाहूँ, कंपनी खोलना बहुत आसान है। ठीक है, कंपनी एक्ट चलता था उस समय 1913 में, उसका यूज करके बहुत सारे बैंक्स खुल गए थे। ठीक है, आपका 19 अभी हमने देखा कि आपका 1921 में इनको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को भी नेशनलाइज कर दिया, वो कर दिया गया था, मतलब मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया था। लेकिन वो रेगुलेटर नहीं था, कोई रेगुलेटर नहीं था इन पर, मतलब इन पे रेगुलेशन नहीं थे। कंपनीज एक्ट में आज की डेट में देखो, मैं कंपनी खोल लूँ और मैं बाद में डिफॉल्ट करके भाग जाऊं, कोई रेगुलेशन नहीं खास। सेबी कितना कंट्रोल करेगी चीजों को? सेबी भी हमने बाद में बनाई है। ठीक है, सेबी पहले थी नहीं, सेबी फिर भी कंट्रोल करती है। सेबी एक बहुत अच्छा रेगुलेटर है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये अच्छे से रेगुलेट करती है। ठीक है, लेकिन उस समय कोई रेगुलेटर नहीं था। दूसरी बात क्या है, आपका 1929 से लेके 1933 तक ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया। उससे क्या है, सारे बैंक्स बंद हो गए। क्यों? क्योंकि बैंक्स की अनहेल्दी प्रैक्टिसेस थी, तो उसकी वजह से सारे बैंक्स बंद हो गए। तो जरूरत हुई कि ऐसा कोई रेगुलेटर चाहिए ताकि ये बैंक्स कुछ भी अपनी मनमानी ना कर सके। और साथ में क्या है आपका, 1926 में एक कमीशन आया था, हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन ब्रिटिशर्स के टाइम 1926 में, इसने भी यही रिकमेंड किया था कि एक कोई रेगुलेटर होना जरूरी है। ठीक है, और क्या कारण था? एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद रुपी काफी डेप्रिशिएट कर गया था। ठीक है, रुपी काफी आपका डी वैल्यू हो गया था, रुपी की वैल्यू बहुत खराब हो गई थी, हालत खराब हो गई थी। ठीक है, तो रुपी बहुत ज्यादा फॉल कर गया था, फॉलिंग वैल्यू ऑफ रुपी। ठीक है, एक बुक भी लिखी है, बी आर अम्बेडकर ने एक बुक लिखी है, द प्रॉब्लम ऑफ फॉलिंग रुपी। इसमें भी आपका ये जिक्र किया गया है कि आपका एक रेगुलेटर होना चाहिए। तो क्या क्या कारण थे? पहला, बहुत सारे बैंक्स खुल गए थे, उनका कोई रेगुलेटर नहीं था। ठीक है, बैंक्स अनहेल्दी प्रैक्टिसेस फॉलो करते थे। ठीक है, अपना पैसा कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दिया, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, बाद में शेयर मार्केट कोलैप्स किया वहां का। आज की डेट में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते बैंक्स।
उनके उसमें लिखा है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जो हम आगे अभी बताता हूँ, उसमें लिखा है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में वो अपना पैसा शेयर मार्केट में इशू नहीं कर सकते। अगर करना है तो आपको अलग से एक उसके लिए ब्रांच खोलनी पड़ेगी स्पेशलाइज, यानी आपका जो हार्ड अर्न मनी है उसको वो शेयर मार्केट में नहीं उड़ा सकते। दूसरा, उस समय इन्होंने कर दिया था इन्वेस्ट, बाद में आपको पता है कि अमेरिका का मार्केट क्रैश हुआ तो यहाँ का भी मार्केट क्रैश हुआ तो सारा पैसा डूब गया। फिर आपका ये ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम हुई। फिर कंपनीज एक्ट में खोल लेते थे आसानी से बैंक्स, कोई पूछने वाला नहीं था। फिर आपका कोई रेगुलेटर नहीं था सेबी जैसा, सेबी बाद में आया, मतलब कोई अच्छा रेगुलेटर नहीं था। फिर हिल्टन यंग कमीशन ने भी यही रिकमेंड किया था, क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद, सेकेंड फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर वन के बाद रुपये की वैल्यू काफी डीप, आपको पता है वर्ल्ड वॉर वन कब हुआ था? 1914 से 1918, ठीक है। इसके बाद काफी आपके रुपए की वैल्यू डेप्रिशिएट कर गई, तो रुपए की वैल्यू काफी फॉल कर गई। तो ब्रिटिशर्स को लगा कि इससे तो हमें नुकसान होगा, तो फिर इसलिए आपको क्या है, एक रेगुलेटर की जरूरत पड़ी ताकि वो रुपए की वैल्यू को रेगुलेट करता। अभी आपने देखा ना, आरबीआई क्या करता है, रुपए की वैल्यू को गिरने से बचाता है। और इवन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी अपनी बुक में द प्रॉब्लम ऑफ फॉलिंग रुपए में इसके बारे में जिक्र किया है। तो ये बहुत सारे पॉइंट है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। तो by 1930s banks were in a large number as they have to register only under the companies act, ठीक है, बहुत सारे बैंक्स थे। Due to great economic depression of 1930s, many banks shut down due to unhealthy practices। अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते थे, वहां पे शेयर मार्केट कोलैप्स किया, यूएस में कोलैप्स किया, तो मैंने आपको बताया उसका रिपल इफेक्ट हर जगह पे आया। अभी आप एग्जांपल देख लो, इकोनॉमी आपकी इंटरलिंक्ड है। अभी चाइना ने बिटकॉइन पे बैन लगाया, तो सारी जगह पे आप देखो, पूरी जितनी भी आपकी क्रिप्टो करेंसीज है सब में बहुत ज्यादा स्लो, मतलब बहुत ज्यादा फॉल देखा गया, क्रैश कर गई है सारी क्रिप्टो करेंसीज। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट देन दिस इज द राइट टाइम। जब भी इन्वेस्ट करना हो, जब मार्केट आपका नीचे जा रहा हो, जब भी मार्केट आपका नीचे जाए उस समय इन्वेस्ट करो। जैसे ही थोड़ा ऊपर आए बेच के फिर इंतजार करो कब नीचे जाएगा, फिर नीचे जाएगा फिर इन्वेस्ट करो, फिर ऊपर आए फिर बेच दो। आपका नीचे कब जाता है? जब ऐसे कोई रेगुलेटर आपका, जैसे चाइना ने बिटकॉइन पे अभी, ठीक है, बिटकॉइंस को मना कर दिया है, साथ में आपका मस्क ने भी बोल दिया है कि हम बिटकॉइन नहीं लेंगे, ठीक है। अब आप ऐसी चीजों का इंतजार क्या करो, या फिर कहीं पे इलेक्शंस होते हैं तो शेयर मार्केट नीचे जाता है। इलेक्शंस में अभी बीजेपी है पावर में, सेंटर में जो पावर में, अगर बीजेपी कहीं हार रही होगी तो अपने आप शेयर मार्केट नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि हर कोई ये देखता है कि सेंटर में जो पार्टी है ना वो कहीं पे भी अगर हारती है, जैसे मान लो गुजरात में जब इलेक्शन हुए थे, तो जब बीजेपी लग रहा था बीजेपी हार रही, तो उस समय शेयर मार्केट धड़ाम से गिर रहा था। वो राइट टाइम होता है खरीदने का। लेकिन आपको पता होना चाहिए, इतना आपको थोड़ा बहुत रिसर्च करके पता होना चाहिए कि बीजेपी जीतेगी या हारेगी, ठीक है, एग्जिट पोल वगैरह के हिसाब से। तो अगर आपको पता है बीजेपी जीतेगी, तो जैसे शेयर मार्केट नीचे गया, आपको पता है शेयर मार्केट नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है काउंटिंग से कि बीजेपी हारने वाली है। लेकिन आपको पता है अगर कि बीजेपी जीतेगी, आप लगा दो उस समय शेयर्स में पैसा। और अगर ऊपर भी नहीं आया शेयर मार्केट तो थोड़े दिन वेट करो, थोड़ा तो सुधरेगा तब बेच दो। तो सही टाइम क्या है? वो कहते हैं ना, सो सुनार की एक लोहार की, यू हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम, ठीक है। किसी से अगर बदला भी लेना लाइफ में, वेट फॉर द राइट टाइम। ठीक है, बदला बदला लेना नहीं, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपका ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया है, ठीक है। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन अभी पढ़ाता हूँ कि आया क्यों था और क्यों ये रिसेशन था। पहले ये रिसेशन था, लेकिन रिसेशन के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये आपका डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया। अब आपको पता है जब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, सारा डूबा, लोगों का पैसा डूब गया बेचारों का, उसमें ब्रिटिशर्स भी थे, तो वो क्या बोलेंगे वहां की गवर्नमेंट को कि भाई तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। तो इसके बाद जरूरत पड़ी कि एक आपका रेगुलेशन किया जाए बैंक्स का, ताकि ऐसी चीजें ना हो सके। इवन हिल्टन यंग कमीशन ने भी यही बोला, बी आर अम्बेडकर ने भी यही बोला, ठीक है। तो ये सब चीजें होने के बाद वर्ल्ड वॉर वन के बाद आपकी रुपये की वैल्यू काफी गिर गई।
तो इन सब चीजों की वजह से जरूरत पड़ी कि एक रेगुलेटर की जरूरत है जो इन सब सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सके। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। और वो रेगुलेटर आपका किस फॉर्म में आया, आपका आरबीआई के फॉर्म। तो आपका एक्ट आया 1934 में, और फिर 1 अप्रैल 1935 को आपका आरबीआई बना। आरबीआई आपका 1 अप्रैल 1935 को बना। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे की स्लाइड्स में लिखा होगा। ठीक है, तो आरबीआई वाज फॉर्म्ड ऑन 1 अप्रैल 1935। ये डेट याद रखना, मैच द फॉलोइंग में बहुत बार पूछता है। या आपसे तो सीधा सीधा देखो, अब ये क्वेश्चन यूपीएससी या आपका पीएससी पूछेगी, इसके चांसेस तो कम है। लेकिन आप बैंक वगैरह का एग्जाम लिखते हो, छोटे मोटे एग्जाम जेके एसएसबी के लिखते हो, वहां ये पूछ रहे थे। आरबीआई एक्ट आया, पहले एक्ट आएगा, एक्ट के बाद आरबीआई बना। आरबीआई अपनी पावर कहां से लेता है? एक तो आरबीआई एक्ट से लेता है, और दूसरा लेता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। देखो, भले ही से आरबीआई बना दिया गया, ठीक है, लेकिन आरबीआई को फिर भी रियल पावर्स नहीं मिली। ठीक है, बैंक्स फिर भी किसके अंडर रजिस्टर करते थे? कंपनीज एक्ट के अंडर। फिर भी कंपनीज एक्ट से ही बनते थे। और कंपनीज एक्ट आपका बहुत ढीला था, तो इसलिए 1949 में जब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बनाया गया, अब कोई भी बैंक बनता है तो उसको लाइसेंस किसमें के अंडर लेना पड़ता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर। और इसके रूल्स काफी स्ट्रिक्ट है कि आपके पास 1,000 करोड़ होना चाहिए, तब आप बैंक खोल सकते हो। ठीक है, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है वो काफी अच्छा एक एक्ट है। लेकिन जो ये कंपनीज एक्ट था, ये काफी ढीला एक्ट था। तो इवन 1949 तक भी कंडीशन वैसी रही, कोई ज्यादा सुधार नहीं हुआ बैंक्स में। लेकिन जब आपका आपका रेगुलेशन एक्ट आया 1949 में, उसके बाद थोड़ा आपका, तभी तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को नेशनलाइज किया गया। आरबीआई को नेशनलाइज करने के बाद आरबीआई पूरी पावर किसके हाथ में आ गई? गवर्नमेंट के हाथ में। फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर सारे बैंक्स को कौन रेगुलेट करने लगे? गवर्नमेंट रेगुलेट करने। अल्टीमेटली बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इसलिए बनाया गया था ताकि अच्छे से रेगुलेट किया जा सके। आरबीआई बनने के बाद भी उसके पास रियल पावर्स नहीं है। ठीक है, पेपर के लिए क्या याद रखना है? फर्स्ट गवर्नर कौन था? ऑसबॉर्न स्मिथ। जब बना आरबीआई 1935 में, तो फर्स्ट गवर्नर आपका ऑसबॉर्न स्मिथ था। फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन बने? सर सीडी देशमुख। ठीक है, ये आपके ब्रिटिशर थे। ठीक है, सर ऑसबॉर्न स्मिथ, सर लगाते नाम के आगे, लेकिन मैंने सर हटा दिया, क्यों सर लगाना? ठीक है, हम अपने सीडी देशमुख के आगे लगाएंगे सर। तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर सर सीडी देशमुख, इन्होंने इंडिया को ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन की जब कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें रिप्रेजेंट किया था 1944। 1944 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसे हम ब्रेटन वुड्स के नाम से जानते हैं। क्यों ब्रेटन वुड्स के नाम से जानते हैं? ये एक जगह है, दिस इज ए प्लेस। ठीक है, यूएस में एक जगह है ब्रेटन वुड्स, वहां पे एक जगह है, यहाँ पे बैठ के इन्होंने, जैसे आपके मान लो दिल्ली में इतनी सारी जगह, जैसे शिमला एग्रीमेंट होता है, ताशकंद एग्रीमेंट, क्यों? क्योंकि शिमला में बैठ के एग्रीमेंट हुआ था, ताशकंद में बैठ के एग्रीमेंट हुआ था, दिल्ली पैक्ट। तो ऐसी जगह के नाम पे ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई। तो यहीं की वजह से 3 चीजें निकल के आई थी आपकी, जो हमें आगे पढ़ेंगे। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, एंड थर्ड इज योर डब्ल्यूटीओ। उस समय डब्ल्यूटीओ नहीं बोलते थे इसको, उस समय गैट बोलते थे, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, बाद में डब्ल्यूटीओ बना। तो ये जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई 1944 में, इसमें हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन था? सर सीडी देशमुख। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस क्यों की गई थी? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर उस समय खत्म होने का था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका खत्म होने का था, यूएस को पता चल गया था हम जीतने वाले हैं। और सबसे पावरफुल कंट्री जो इमर्ज होकर निकली थी वो यूएस निकली थी, क्योंकि ब्रिटेन बर्बाद हो चुका था अपनी कॉलोनीज को बचाते बचाते। रशिया आपकी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, उसके पास इतना कुछ था नहीं।
एक बस ये सुपर पावर बचा था। इसलिए 1944 में जितनी भी शर्तें रखी गई वो इसने रखी है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे पावरफुल था। ओके, माइट इज राइट वाला कंसेप्ट है ना, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसलिए डॉलर आज की डेट में सबसे ज्यादा डिमांडिंग है और सबसे मेन हार्ड करेंसी है, माइट इज राइट। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हटा देते हैं इसको। तो आरबीआई आपको समझ आ गया आरबीआई क्यों बना, व्हाई आरबीआई वाज फॉर्म। ये हमारा सवाल क्लियर हो गया, व्हाई आरबीआई वाज फॉर्म। बहुत सारे रीजन है, आपको सारे पता होने चाहिए, ठीक है, तीन चार मैंने आपको रीजन बताए। पेपर में कोई नहीं पूछेगा आपको अपनी तसल्ली के, लेकिन मुझे आता है। बहुत सारे बैंक्स थे, ठीक है, रेगुलेटर नहीं था। वर्ल्ड वॉर वन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उससे रुपए की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई, ठीक है। फिर हिल्टन यंग कमीशन ने बोला, इवन द प्रॉब्लम ऑफ फॉलिंग रुपी में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला, ठीक है। ओके, तो ये सारे के सारे आपके जो कारण थे, ठीक है। शेयर मार्केट क्रैश कर गया था, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, ठीक है, ये सारे आपको पता होंगे। ओके, तो ये है आपका क्यों आरबीआई बना उसका। अब देखो आगे पढ़ते हैं, आगे प्रॉब्लम क्या हुई। देखो बहुत सारे बैंक्स थे, बहुत सारे बैंक्स थे, बैंक्स बहुत सारे थे, ठीक है। मैंने बोला ना बैंक्स तो बहुत सारे थे, 1200 से ज्यादा बैंक्स थे। चलो फेल भी हो गए, लेकिन इन बैंक्स के इतने बैंक्स होने के बाद भी, जैसे मान लो मैं आपको कहूं कि बारिश बहुत हुई, मतलब बारिश बहुत हुई, लेकिन उसके बाद भी हमारा जो नल है, जो टैप है, उसमें पानी नहीं आ रहा। पानी क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं किया, पानी तो सारा बह गया नदी है, जो बारिश हुई वो सारा। ऐसे बैंक्स बहुत थे, लेकिन लोगों को लोन नहीं मिलता था, मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं था। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है भाई जब सबको आसानी से लोन मिल जाए। एक कंपोनेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन का लोन होता है, यानी कि क्रेडिट, जो अभी हम बात कर रहे थे, क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट आसानी से मिल जाए लोगों को लोन आसानी से मिल जाए, तो हम कहेंगे कि कंट्री में फाइनेंशियल इंक्लूजन है। मान लो एक फार्मर जाए लोन लेने, एक स्टूडेंट जाए लोन लेने, एक एमएसएमई वाला लोन लेने जाए, एक बड़ा बिजनेसमैन लोन लेने जाए, कोई आपका हाउसिंग के लिए लोन लेने जाए, कोई एजुकेशन के लिए लोन ले, कोई भी लोन लेने जा रहा है उसको लोन मिलना चाहिए। वैसा नहीं है कि मैं लोन लेने जाऊं, बोलो मुझे फरारी खरीदनी है मुझे लोन दे दो। अगर मेरी पेइंग कैपेसिटी है वो उसके लिए भी लोन दे देगा, लेकिन जो आपकी एसेंशियल चीजें हैं, जैसे फार्मिंग है, मैंने आपको बताया, एग्रीकल्चर, एजुकेशन है, हाउसिंग है, बिजनेसेस हो गए, वो जब बिजनेसेस एक्सपेंड करेंगे तभी तो कंट्री आगे बढ़ेगी। इनको तो लोन मिलना जरूरी है, लेकिन उस समय सिर्फ बड़े जो बिजनेसमैन थे, बिग बिजनेसमैन, ठीक है, तो बड़े बिजनेसमैन थे, सिर्फ उनको लोन मिलता था। ऐसा क्यों था, क्योंकि उस समय पीएसएल तो था नहीं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, तो बाद में आया कंसेप्ट, ठीक है। तो उस समय पीएसएल था नहीं, तो जो आपके लोग थे, मतलब जो जैसे आपका फार्मर है या आपका कोई स्टूडेंट है या फिर आपको घर के लिए लोन चाहिए, वो नहीं मिलता था। क्यों? फिनेंशियल इंक्लूजन वाज वेरी पुअर। किसको मिलता था बैंक? ज्यादातर बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस को, क्योंकि उनके और बैंक के बीच में नेक्सस था। बैंक्स के बीच में और उनके बीच में क्या था आपका? नेक्सस, ठीक है। बैंक्स के बीच में और उनके बीच में क्या था आपका? नेक्सस। दोनों में आपस में भाईबंदी थी। ये बैंक बोलता था, इसी को ये पैसे देता था, गरीबों को नहीं देता था, तो गरीब बेचारा क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेशनलाइजेशन किया गया, ताकि गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन को क्या कर सके? प्रमोट कर सके, ताकि गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट
कर सके। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले, अब एक चीज समझाता हूँ आपको कि बैंक्स कैसे काम करते हैं। ठीक है, देखिए ये जो बैंक्स होते हैं, कोई भी बैंक आप ले लो, ठीक है, ये कोई भी बैंक है, इस बैंक के आपके अगर आप इधर देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर उनका चेयरमैन होता है। फिर दूसरी ब्रांच इधर आ जाओ, यहाँ पे सबसे ऊपर एमडी होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर। उसके नीचे एग्जीक्यूटिव होंगे, और उसके नीचे सपोर्टिंग स्टाफ होगा, क्लर्क वगैरह, बाकी लोग। आप किसी बैंक का एग्जांपल ले लो, ये बैंक आपका एसबीआई हो सकता है, ये बैंक आपका J&K बैंक हो सकता है, ये बैंक आपका कोऑपरेटिव बैंक हो सकता है, कोई भी बैंक हो सकता है। अब देखो कमाल क्या है, ये लोग रोज ऑफिस नहीं जाते, मतलब इनका मन करेगा तो ऑफिस जाएंगे, इनका मन करेगा तो नहीं जाएंगे। ये जो लोग हैं, ये आपका इनका मन करता है तो ये संडे को भी चले जाएंगे। ये लोग पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी मेकिंग का काम ये करते हैं। पॉलिसी मेकिंग का काम यही करते हैं कि किसको कितना लोन देना है, कितनी इंटरेस्ट रखनी है। फॉर एग्जांपल जैसे आप अभी कोऑपरेटिव बैंक का एग्जांपल अगर लो, तो इसके थोड़े दिनों पहले तक चेयरमैन परवीन सर थे। ठीक है, आप जानते हो सब उनको। तो अब हम भी उन्हीं के साथ रहते थे, तो हमें पता है कि किस तरह से, वैसे पहले से पता था बैंक्स किस तरह से काम करते हैं। अब ये क्या पॉलिसी डिसाइड, इनके नीचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे। ठीक है, इनके जो ये क्या है, काफी लोगों ने इलेक्शन लड़ा, 9 पीपल वर देयर अराउंड, उन्होंने जीता इलेक्शन। ठीक है, जीत के आए, उनमें से एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अपना एक चेयरमैन चुन लिया, और बाकी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में लोग हैं। ठीक है, तो ये लोग सारे के सारे मिलकर डिसाइड करते हैं कि किस सेक्टर को कितना लोन देना है। ठीक है, कितनी इंटरेस्ट रेट रखनी है, कहाँ कहाँ ब्रांचेस आपके, किसको कहाँ डेप्यूट करना है, यानी पॉलिसी मेकिंग का काम ये लोग करते हैं। ये आपके बैंक में जाके ये नहीं है कि आप डीडी बनवाना है तो ये आपका डीडी बनाएंगे, आपको पैसा निकालना है ये निकालना, नहीं, ये इनका काम है पॉलिसी मेकिंग। जैसे आपका हमारे यहाँ का एग्जांपल ले लो तो पॉलिटिशियंस, आपके एमपी, एमपीज एंड एमएलएस, ये क्या करते हैं, पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मतलब एग्जीक्यूटिव, आईएएस, या फिर आपका जो पीसीएस वाले, पब्लिक सर्विस कमीशन वाले ऑफिसर्स हो गए। ठीक है, जैसे आपका केएस, जेकेएस वाले हो गए, राजस्थान में आरएएस वाले हो गए, झारखंड में जेएस वाले हो गए। ठीक है, तो ये लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, यही तो होता है। एमपीज एमएलए तो पॉलिसी बनाते हैं, वहां तो संसद में बैठ के, ठीक है, पार्लियामेंट में बैठ के या लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठ के तो पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं।
वो थोड़ी ना आपकी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करे। स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने का काम किसका? ब्यूरोक्रेसी का। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही होगा। ठीक है, आपके दो पार्ट हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, आपके दो पार्ट है, जैसे वहां पे आपके दो पार्ट है, हर जगह पे आपके दो पार्ट है। एक आपका कौन सा है? ये पॉलिसी मेकिंग वाला, और दूसरा आपका है ये डेली वाला। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग डेली बैंक जाते हैं ना बैंक डेली। इसमें आपका एग्जीक्यूटिव में कौन आ जाएंगे? पीओ। ठीक है, पीओ होते हैं आपके। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएंगे? आपके क्लर्क वगैरह या बाकी सपोर्टिंग स्टाफ, एक एमडी होता है। ये डेली बैंक जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि इनका मन करेगा तब जाएंगे, इनका टाइम फिक्स है कि आपको 9:30 से 5:30 मान लो फिक्स है टाइम, 9:30 to 6 फिक्स है, इनको जाना ही जाना है। आपको डीडी बनवाना है इनके पास जाओ, आपको पैसा निकालना है इनके पास जाओ, आपको अकाउंट खुलवाना है ये खुलेगा। अब देखो, ये क्या मेन ये है क्या? नहीं, ये मेन नहीं है, ये तो सिर्फ चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मेन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो जब आपका आरबीआई बना, इवन उसके बाद भी जो बैंक्स थे जितने, अब आप सोचो ये जो बैंक्स थे उस समय आरबीआई के बनने के टाइम, मतलब आपके हमको इंडिपेंडेंस मिला उससे पहले, नेशनलाइजेशन से पहले, इन बैंक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन होता हो? जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे वही तो होते होंगे, इलेक्शन वही जीतते होंगे, उनके पास पैसा था। तो जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मैं बैठा हूं, मान लो मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, तो मैं किसको लोन दूंगा? मैं क्या बोलूंगा? कौन सी पॉलिसी बनाऊंगा? मैं यही पॉलिसी बनाऊंगा कि सारा लोन किसको मिले? बड़े वाले इंडस्ट्रियलिस्ट को, या तो मुझे मिले या मेरे दोस्त यारों को मिले। ठीक है, मैं कभी ऐसी पॉलिसी बनाऊंगा कि भाई मेरा जो लोन है, मेरा बैंक है, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हूं और मैं सोचूं कि किसानों को दे दूं सारा लोन। तो ये प्रॉब्लम थी। अब आपको समझ आया कि स्ट्रक्चर बैंक का होता है वो इस तरीके का होता है। लेकिन आज की डेट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होते, सब लोग होते हैं, हर तरह का रिप्रेजेंटेटिव होता है, साथ में गवर्नमेंट देखती है, आरबीआई देखता है, इसलिए लोन मिलता है। उस समय कोई देखने वाला नहीं था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको समझ आ गया होगा ये चीज। ठीक है, क्यों बीच में नेक्सस था? इस वजह से नेक्सस था, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन बैठते थे? इंडस्ट्रीज। स्क्रीनशॉट ले लो, हटा दो मैं इसको। ठीक है, तो अगर आप देखो तो ये हम कर चुके हैं ये वाली स्लाइड। ठीक है, इसके बाद भी आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन वाज वेरी पुअर। ठीक है, अब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या है इसको देख लेते हैं। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आपका कब आया? अक्टूबर 29, 1929। ब्लैक ट्यूसडे बोलते हैं। ब्लैक ट्यूसडे क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस दिन स्टॉक मार्केट क्रैश करती है। स्टॉक मार्केट कैसे क्रैश करता है? मान लो आज की डेट में आपका मुकेश अंबानी, मान लेते हैं उसकी कंपनी की वैल्यू, आप मान लो कि उसकी कंपनी, कोई कोई उसकी एक कंपनी है। ठीक है, उसके पास बहुत सारी है, कोई एक कंपनी है, उसकी वैल्यू है $1 बिलियन। ये जो वैल्यू होती है ये कंपनी के शेयर्स की वैल्यू होती है। और मान लो उसका हर एक शेयर कितने का बिक रहा है? उसका हर एक शेयर बिक रहा है आपका मान लो ₹1000 का। इस कंपनी, अचानक से क्या हो, इसका जो ₹1000 का शेयर बिक रहा था वो ₹1 पे आ जाए, या 0.1 पे आ जाए, या 0.01 पे आ जाए। इसको कहते हैं हम क्रैश करना। जब ड्रास्टिक चेंज आता है इसमें, शेयर वैल्यू में। अब शेयर वैल्यू ड्रास्टिकली क्यों चेंज होती है? ठीक है, उसका कारण होता है, जो यहाँ पे कारण हुआ था, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इलेक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, इलेक्शंस के टाइम पे शेयर मार्केट आपका क्रैश हो सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट के रेगुलेशन हो सकते हैं, जगह जैसा भी बिटकॉइंस, चाइना में बिटकॉइंस की प्राइस 0 हो गई, जिनके पास थे वो 0 हो गए, अब कहाँ ट्रेड करेंगे? वो वहां तो कर नहीं सकते, अब बाहर ही कर सकते हो आप। लेकिन उनको सबको गवर्नमेंट ने सबको क्या कर दिया है, सबका वो कर दिया है, बंद कर दिया है सबको। ठीक है, सारा का सारा गवर्नमेंट ने क्या किया है? बैन कर दिया। तो अब आप जो थे, जितने आपके वो थे एक्सचेंजेस थे जो करते थे ट्रांसफर, वो सब बंद कर दिए। तो आपका जो बिटकॉइन थे वो तो अभी 0 हो गए। तो यहाँ पे क्या है, इसलिए क्रिप्टो करेंसी आपकी क्रैश कर गई।
तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो सकती है जिनकी वजह से कर सकता है, पहला। दूसरा, लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए गवर्नमेंट में तो लोग अपना सारा पैसा निकाल ले शेयर मार्केट से बेच के, ठीक है, कि कल को गवर्नमेंट गिर सकती है, शेयर मार्केट क्रैश कर सकता है, आज ही अपना पैसा निकाल दो। तीसरा, स्पेकुलेशन कि आगे जाके शेयर मार्केट क्रैश कर सकता है कुछ भी कारण हो सकता है, कल को मिडिल ईस्ट में आपका चौथा कारण, कहीं पे वॉर हो जाए, मिडिल ईस्ट में अगर वॉर हो जाए, तेल की प्राइसेस कम हो जाए, सारी कंट्रीज वॉर पे घुस जाए, तो फिर शेयर मार्केट क्रैश करना ही है तो आपका जो ये सॉरी शेयर मार्केट क्रैश किया, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा जो ये वाला स्टॉक मार्केट क्रैश किया, ये किया स्पेकुलेशन की वजह से। लोगों का गवर्नमेंट से कॉन्फिडेंस उठ गया, लोगों को लगा कि ये जो गवर्नमेंट है ये सही काम नहीं कर रही है, आगे जाकर कुछ भी हो सकता है, इसलिए अपने सारे शेयर्स बेच के और पैसा निकाल दो तो ब्लैक ट्यूसडे जो था, उस दिन सारे लोगों ने अपने शेयर्स बेच दिए, और आप सोचो अचानक से सिस्टम में शेयर्स की सप्लाई बढ़ जाए, बहुत सारे शेयर्स मैंने होल्ड किया, वो सारे अगर मैं बेच दूं तो सिस्टम में शेयर्स ही शेयर्स हो गए तो अब उनकी कीमत क्या हो जाएगी, उनकी बहुत कम कीमत हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में सप्लाई उनकी बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो जो कंपनी के शेयर्स थे वो सारे, जैसे मान लो मैंने 1 लाख शेयर्स होल्ड किए हुए, मैं 1 लाख शेयर सारे बेच दूं, अब सिस्टम में अचानक से सारे शेयर्स आ गए, तो उनकी कीमत हमेशा अपने आप जीरो हो गई, मतलब ऑलमोस्ट जीरो के आसपास हो गई। इस वजह से आपका शेयर मार्केट पूरा का पूरा, वहां का स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया, ठीक है। अब स्टॉक मार्केट क्रैश करेगा तो कंपनीज क्रैश करेंगी, कंपनीज के तो होते हैं शेयर्स, और कंपनीज करेंगी तो बैंक्स भी जाएंगे, क्योंकि कंपनी ने बैंक से लोन ले रखा होगा। कंपनीज ही क्रैश कर गई तो बैंक्स को लोन कहाँ से देंगे, बैंक्स को लोन वापस कहाँ से करेंगे, नहीं कर सकते तो स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, शेयर्स क्रैश हुए, उससे आपकी कंपनीज का दिवालिया निकल गया, बैंकरप्ट हो गई, उससे आपके बैंक्स का दिवालिया निकल गया, और इसके बाद सोने पे सुहागा हुआ, ड्रॉट आ गया, 1930s में ड्रॉट भी आ गया, सूखा पड़ गया, ठीक है। अब सूखा पड़ गया, अब ऐसे केस में क्या होगा, ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर हो गई कैसे शेयर मार्केट क्रैश हुआ स्पेकुलेशन की वजह से। अब ये आपका सूखा, इसको हटा रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, ये दो चीजें ठीक है, हो गई, लेकिन उसके बाद क्या है, लोगों का कॉन्फिडेंस और खत्म हो गया गवर्नमेंट, तो लोगों ने क्या किया, खर्चा करना बंद कर दिया। क्यों, लोगों को डर लगने लगा कि अभी हम पैसा खर्च कर देंगे, आगे कुछ भी हो सकता है, जगह जैसे अभी कोरोना के टाइम होता, लोगों का विश्वास उठ गया गवर्नमेंट से, इनको लगा कि हमें खुद का ध्यान खुद ही रखना। अब अगर आप पैसा खर्च कर दोगे, कल को गवर्नमेंट ने आपकी हेल्प नहीं करी तो आप तो मारे जाओगे, तो लोगों ने पैसा बचाना शुरू किया, उसको खर्चा करना बंद कर दिया, तो लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हुआ, और लोगों ने इस वजह से अपना पैसा खर्च करना, लेस कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, लोगों ने पैसा कम कम खर्चा करना शुरू किया, साथ में गवर्नमेंट भी नहीं दे रही है लोगों को पैसा, तो इस वजह से सिस्टम में आपकी मनी सप्लाई क्या है, मनी सप्लाई काफी कम हो गई सिस्टम में, समझ गए आप बात को। तो यहां से क्या होगा, फिर आपको पता है रिसेशन, लोग चीजें नहीं खरीद रहे, पहले डिफ्लेशन आएगा फिर रिसेशन, और अगर गवर्नमेंट ध्यान नहीं देगी, गवर्नमेंट मनी सप्लाई नहीं बढ़ाएगी, तो धीरे धीरे वो किसमें चला जाएगा, इट विल स्लिप इनटू डिप्रेशन, ये कारण है, ठीक है। तो अब दो थियरीज दी जाती हैं ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के लिए, कि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आपका क्यों आया, देयर आर टू थियरीज, तो दोनों थियरीज हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है। दो थियरीज दी जाती हैं, टू थियरीज टू एक्सप्लेन ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए दो थियरीज दी जाती है। पहली दी जाती है जॉन कीनिशियन थियरी, एक आपके जॉन मेनर्ड कीन्स हुए हैं, आपने अगर
एनसीईआरटी पढ़ी होगी 12th की, तो मैक्रो तो वहां पे इनका नाम आया होगा। तो जॉन मेनर्ड कीन्स हुए आपके। तो जॉन मेनर्ड कीन्स जो है ये आपके बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट हुए। और इनके अलावा आपके एक और इकोनॉमिस्ट है जिनको जाना जाता है, वो है एडम स्मिथ। तो ये दोनों काफी फेमस नाम है आपके इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी। ठीक है। तो जॉन मेनर्ड कीन्स जो है इनकी थियरी क्या है, ठीक है, इन्होंने क्या बोला, इनकी थियरी है डिमांड ड्रिवन थियरी, जो अभी मैंने आपको समझाया। लोगों ने कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट खत्म कर दिया, कॉन्फिडेंस उनका खत्म हो गया गवर्नमेंट, तो इस वजह से सिस्टम में आपके पैसा आया ही नहीं, लोग खरीद ही नहीं रहे चीजें, तो आपका पहले डिफ्लेशन होगा, फिर रिसेशन होगा, फिर आपका डिप्रेशन में चला जाएगा। और गवर्नमेंट ने भी ध्यान नहीं दिया। दूसरी थियरी दी है दो और इकोनॉमिस्ट है, फ्रीडमैन एंड स्वार्च। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है पेपर के, मतलब मेंस में कोई नहीं पूछेगा, प्रीलिम्स में कभी आपसे ये पूछ सकता है कि ये भाई ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए किस किसने थियरी दी है, तो कीनीशियन और फ्रीडमैन एंड स्वार्च। फ्रीडमैन एंड स्वार्च ने कौन सी थियरी दी है, मोनेटरिस्ट। अब मोनेटरिस्ट का आप मतलब समझते हो, श्रिंकिंग ऑफ मनी सप्लाई। इनका कहना है कि लोग कंज्यूम कर रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे। इनका कहना यह है कि लोग कंज्यूम कर रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन फिर भी मनी सप्लाई उतनी नहीं बढ़ रही थी जितनी बढ़नी चाहिए थी। तो ऐसे केस में किसको पिक्चर में आना चाहिए था, एक तो वहां के सेंट्रल बैंक को मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए, और दूसरा किसको पिक्चर में आना चाहिए था, वहां की गवर्नमेंट को। ये दोनों ही बढ़ा सकते हैं मनी सप्लाई। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कैसे बढ़ाते हैं मनी सप्लाई। तो आपकी दो थियरीज दी गई है, एक डिमांड ड्रिवन थियरी है, डिमांड ड्रिवन कीनीशियन ने दी। कीनीशियन की जॉन मेनर्ड कीन्स का क्या बोलना है कि डिमांड कम हुई। क्यों कम हुई, क्योंकि लोगों ने कंज्यूम करना बंद कर दिया, लोगों ने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया गवर्नमेंट में। लेकिन फ्रीडमैन एंड स्वार्च का कहना है कि ऐसा नहीं है, लोग कर रहे थे कंज्यूम, लेकिन लोगों के पास इतना पैसा था ही नहीं, जितना तो उतना वो खर्च कर रहे थे। ऐसे केस में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, मनी सप्लाई को बढ़ाना चाहिए। वहां पे मनी सप्लाई अचानक से श्रिंक हो गई, क्यों श्रिंक हो गई कि सारे शेयर मार्केट आपके क्रैश कर गए। ठीक है। साथ में आपका बैंक्स भी आपके, उनका भी वो भी दिवालिया हो गए, कंपनीज दिवालिया हो गई, सारे बिजनेस ठप हो गए, लोगों का एम्प्लॉयमेंट जाता रहा। तो लोगों के पास जितना पैसा था उसमें से वो खर्च तो कर रहे थे, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को इस समय हेल्प करनी चाहिए थी, उस समय फेडरल बैंक को हेल्प करनी चाहिए। अगर वो पैसा बढ़ाते तो उस समय ये सारी कंडीशन जो है इनको वापस से रिवर्स करके रिसेशन से वापस से आप ऊपर आ सकते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत देरी कर दी। गवर्नमेंट ने एक्ट किया, देखो ऐसी बात नहीं गवर्नमेंट ने एक्ट नहीं किया, लेकिन गवर्नमेंट ने एक्ट कब किया, जब वो डिप्रेशन में जा चुका था, उसके बाद गवर्नमेंट ने एक्ट किया। ये प्रॉब्लम। ठीक है। तो ये आपका ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का एक्सप्लेनेशन। ठीक है। होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। फंक्शंस ऑफ आरबीआई। अब आरबीआई बन गया, अब आरबीआई के फंक्शंस भी देख लेते हैं। ठीक है। आरबीआई बना तो दिया हमने। ठीक है। अब आरबीआई के फंक्शंस देख लेते हैं, क्या क्या करता है फंक्शन। ज्यादातर तो आपको पता है, पहला तो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, हम डिटेल में देख चुके हैं कैसे बनाता है, क्वालिटेटिव टूल्स, इसको मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है वो हम बहुत डिटेल में देख चुके हैं। दूसरा, बैंक्स को रेगुलेट करता है, एक तो करता ही है, साथ में कुछ एनबीएफसी को भी रेगुलेट करता है। जैसे आपका दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, मैंने आपको बताया था डीएचएफएल, जो आपकी हाउसिंग वगैरह में जो आपकी लोन देती है ना जितनी कंपनी, उन सबको भी ये रेगुलेट करता है। और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी जो होती है, जो आपकी होती है, ठीक है, आपने सुना होगा बहुत सारी मूडी वूडी, ठीक है, ये आपकी रेटिंग वेटिंग भी देती है। ठीक है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, ठीक है, आपका साथ में सिबिल वगैरह, ठीक है, जो आपका स्कोर बताती है कि आपको लोन मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आपको ये इतना पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है। पहले में आपको क्या याद रखना है, पहले में आपको याद रखना है मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरे में आपको याद रखना है, इसको शॉर्ट कर लो, इसको छोटा बना लो, रेगुलेटर ऑफ बैंक्स एंड एनबीएफसी। ठीक है, बैंक्स एंड एनबीएफसी, सम एनबीएफसी।
ठीक है, रेगुलेटर ऑफ बैंक्स एंड सम एनबीएफसी, ये छोटा सा पॉइंट इसको बना। फिर मनी को रेगुलेट करता है, वो हम देख चुके हैं। फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज कितना आया, ठीक है, मैंने आपको समझाया भी था, क्या चीज समझाई थी मैंने आपको, स्टरलाइजेशन, कि डॉलर की रेट को भी वेरी, सारा जितना भी फॉरेक्स रहता है वो आरबीआई के पास रहता है, ठीक है, स्टरलाइजेशन, सारा फॉरेक्स इसी के पास रहता है, डॉलर वॉलर सारी करेंसीज, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को भी यही करता है, बेचता खरीदता यही है, ठीक है। कुछ सर्टेन फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स भी होते हैं, ये आपके काम के नहीं है, इसको हटा दो। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स मतलब कुछ आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, ये अगर आपको बिल्कुल कोर में चले जाएंगे, इसकी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ थर्ड पॉइंट क्या याद रखो, आप थर्ड पॉइंट याद रखो कि क्या करता है, फॉरेक्स का रेगुलेटर है, फॉरेक्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का रेगुलेटर। थर्ड पॉइंट इज दिस, रेगुलेटर ऑफ फॉरेक्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो पहला क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। दूसरा क्या है, बैंक्स और एनबीएफसी को रेगुलेट करता है। तीसरा क्या है, मनी, तीसरा मनी तो हम पहले ही कर चुके हैं, फॉरेक्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रेगुलेट करता है, ठीक है। फिर सेंटर और स्टेट का डेट एंड कैश मैनेजमेंट करता है, बिल्कुल करता है, कितनी उधारी है, कितना लोन उनको देना है, वो सब यही करता है। जब भी इनको पैसों की जरूरत पड़ेगी, सेंटर और स्टेट को किसके पास आएंगे, आरबीआई के पास आएंगे। ये वापस से वही पॉइंट रिपीट हुआ है, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेक्स, ठीक है। तो ये आपके कुछ फंक्शंस हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करता है, देखो ये काम की चीज है, अभी हमने देखा ना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करता है, लेकिन उसमें दो चीजें होती है, करंट एंड कैपिटल अकाउंट। ये करंट एंड कैपिटल अकाउंट तो हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। अभी के लिए आप दो चीजें पढ़ो, ठीक है, अभी के लिए आप दो चीजें पढ़ो। कौन कौन सी दो चीजें, दो चीजें आपकी, फेरा एंड फेमा, फेरा एंड फेमा। फेरा आपका आया 1973 में, बनाया गया 1974 में इम्प्लीमेंट हुआ, ये याद रखना है। फेमा आपका 1999 में बनाया गया और 2000 में इम्प्लीमेंट हुआ। फुल फॉर्म क्या है, ये है आपका फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ये है आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये फेरा क्यों लाया गया था, ये फेरा जो है ना आपका, ये फेरा कोई, मतलब एक तरह से ऐसे समझ लो कि ये, इट इज नॉट गुड फॉर एन इकोनॉमी, नॉट गुड। ये क्यों लाया गया था, फॉरेन जो आपकी करेंसीज है, जैसे मान लो इंडिया में, ये इंडिया है आपका, इंडिया में बाहर से आके कोई भी अगर अपनी कंपनी खोलना चाहता है, तो उसका जो फॉरेन करेंसी लेके आएगा, वो तो उसको रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था। कैसे, कि आप अगर इंडिया में कोई खोलना चाहते हो तो 40% से ज्यादा आपकी उसमें शेयर होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। 60% आप अगर है वो इंडियंस को मतलब वो इंडियन होनी चाहिए, 40% से ज्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए। आपने यहाँ पे रेगुलेशन लगा दिया, मतलब आपने क्या किया, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं, यहाँ पे फॉरेन करेंसी को और साथ में फॉरेन जो बाहर के बिजनेसमैन है, उनको आपने ऑलमोस्ट आने से मनाही कर दिया।
मतलब उनके लिए इंडिया में आना बहुत मुश्किल हो गया और बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो गया। तो क्या बाहर वाले लोग आएंगे इंडिया में करने बिजनेस? नहीं। तो ये आपका किस लिए लाया गया था, ताकि इंडिया की जो कंपनीज है उनको बचाया जा सके, जो डोमेस्टिक कंपनीज। लेकिन अगर बाहर से ही आपके पास करेंसी नहीं आएगी तो आपके पास डॉलर्स कहां से आएंगे? इसलिए आपको पता हो तो 1991 में हम एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए, और एलपीजी रिफॉर्म्स में हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया। तो ये जो फेमा है, ये फेमा इसी का एडवांस्ड वर्जन है। अब इसको हटा दिया गया, अब ये पिक्चर में नहीं है, इसको रिपील कर दिया गया। इट हैज बीन रिपील्ड, रिपील्ड मींस एबॉलिश्ड, खत्म कर दिया गया। अब इसकी जगह ले लिए फेमा ने। फेमा अच्छा लॉ है, ये एक अच्छा लॉ, इट इज ए गुड लॉ। इसमें सिर्फ आप उनको क्या कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, रेगुलेट नहीं कर रहे हो। अब सब अलाउड है, आप आओ जितनी आपको शेयर होल्डिंग, बस ये हम देखते हैं कि कोई करप्ट प्रैक्टिस फॉलो ना करे बस। तो आरबीआई इन दोनों का रेगुलेटर है। पहले फेरा था, फेरा में तो कोई आ ही नहीं सकता था, बहुत मुश्किल था बाहर वाली कंपनीज का यहाँ पे आना। इसलिए इसको चेंज करके अब क्या बना दिया गया है, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो अगर आप पढ़ोगे कभी गूगल वगैरह पे पढ़ोगे, तो फेरा और फेमा जब आप पढ़ते हो तो आपको लगता है कि दोनों इंप्लीमेंटेड है, नहीं। फेरा का ही एडवांस वर्जन है फेमा, इसको खत्म कर दिया गया। 1974 से लेकर 2000 तक ये चल रहा था, लेकिन अब 2000 में आपका आ गया फेमा। फेमा में कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आओ, अगर आप इकोनॉमी को ओपन करोगे तभी तो आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। इकोनॉमी को आप ओपन करोगे तभी ग्रो करेगी, तभी डॉलर्स आएंगे। हमने इकोनॉमी को बंद किया हुआ था, तभी हमारा 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया था। जब हमें अपना गोल्ड गिरवी रखना पड़ा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लिख लो, फेमा, और इतना ही आपके पेपर के लिए काम का, फेरा एंड फेमा। बाकी मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ाऊंगा तब एक बार इनको देखें। तो फेरा एंड फेमा, ठीक है, इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ये कब आया था, ये कब आया, ये क्या बोलता था, ये क्या बोलता है। ठीक है, दोनों आरबीआई देखता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हटा दो। ओके, तो ये आपका फॉरेन एक्सचेंज, कैपिटल और करंट अकाउंट में आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट में पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसको अभी भूल जाओ, अभी आप सिर्फ इसमें फेरा और फेमा याद रखो, क्योंकि इसमें एक क्लास लगेगी पूरी करंट एंड कैपिटल। बैंकर्स टू द बैंक, ठीक है, बिल्कुल सही है। जब भी किसी को भी पैसों की जरूरत है तो बैंक के सारे बैंक किसके पास जाते हैं, आरबीआई के पास जाते हैं। इट इज ए बैंकर टू द बैंक। जैसे आपके पेरेंट्स आपके लिए बैंकर है, ऐसे बैंक्स के लिए तो आरबीआई बैंकर है, इससे पैसा लेने जाएंगे। बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को भी पैसों की जरूरत पड़ती है, भले से आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों आरबीआई के पास ही जाती है। मैंने आपको एक पढ़ाया भी था, वेज एंड मीन्स एडवांसेस, वो भी एक तरीके से आरबीआई इनको पैसा ही देता है दोनों। फिर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम आपका जो भी चल रहा है, आरटीजीएस हो, एनईएफटी हो, आईएमपीएस हो, ठीक है, कोई भी आपका सिस्टम हो, सबको रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई। अगर यहाँ पे आपका पैसा फंस जाए, आपने आरटीजीएस किया, ठीक है, आरटीजीएस आपका होता है, ठीक है, आरटीजीएस एनईएफटी आगे पढ़ाऊंगा इनको मैं, तीनों में डिफरेंस भी बताऊंगा जब मैं कैशलेस इकोनॉमी पढ़ाऊंगा। अभी के लिए आप इतना समझो कि तीनों पैसे ट्रांसफर करने का तरीका है, आरटीजीएस एनईएफटी आईएमपीएस। आपका किसी में भी अगर आपका पैसा फंस गया, ठीक है, आपकी मनी अगर आपने ट्रांसफर करी और वो नहीं हुई और आपके पैसा भी कट गया, तो आपके अकाउंट में वापस पैसा आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि आरबीआई इनको रेगुलेट करता है। अगर रेगुलेट नहीं करता होता तो पता चला आपका पैसा फंस गया तो फंस गया, फिर कोर्ट के चक्कर काटो। तो आरबीआई पेमेंट एंड सेटलमेंट, फिर करेंसी मैनेजमेंट, आपको बताया ही है मैंने, 2 रुपए से लेके और 2000 तक के नोट आरबीआई छापता है। कहाँ कितनी करेंसी पहुंचानी है, डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे किस तरह से करेंसी को वापस से आपका रिमोनेटाइजेशन करता है, वो भी आरबीआई नहीं देखता, सारे करेंसी से रिलेटेड आरबीआई देखता है। फिर डेवलपमेंटल रूल, फाइनेंशियल इंक्लूजन, है ना, डेवलपमेंटल रूल, फाइनेंशियल इंक्लूजन, आरआरबीज,
लोकल एरिया बैंक्स बनाए हुए हैं। ये सब इसलिए ये ताकि हर हर तरह का डेवलपमेंट हो सके, सबका गांव का भी हो सके, बिजनेसमैन का भी हो सके, स्टूडेंट को भी लोन मिल सके। फिर रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, आरबीआई सारे डेटा छापता है इन्फ्लेशन के भी, ठीक है, ग्रोथ वगैरह के भी। तो रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स सारा का सारा डेटा छापता है, एक रिपोर्ट भी छापता है, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। उसमें भी आपका डेटा होता है, ग्रोथ से रिलेटेड, पॉवर्टी से रिलेटेड, इन्फ्लेशन से रिलेटेड, ये सारा डेटा होता है। तो दीज आर दी फंक्शंस ऑफ आरबीआई, ठीक है, आपको याद रखना है ये सारे फंक्शंस। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आरबीआई के फंक्शंस में, पिक्चर हमेशा न्यूज में रहता है। और कई बार ऐसा भी होता है आपको कुछ याद नहीं आ रहा हो तो आरबीआई के फंक्शन चिपका दो, आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, ये फंक्शन हमने देखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बहुत फंक्शन है, ठीक है, 12 फंक्शन देखिए। अब नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, मैंने आपको पढ़ाया ना कि आपका लोन नहीं मिलता था, ठीक है, जो आपके छोटे मोटे बिजनेसमैन थे या किसान था उनको लोन नहीं मिलता था। क्या डाउट है? नहीं, आरबीआई ऑल्सो एक्ट एज ए सेफगार्ड एज इट सेव्स द बैंक्स फ्रॉम बैंकर, नहीं, वो बैंकर्स, बैंकर टू द बैंक्स हो गया, उसमें आ जाएगा, ठीक है, ये एक पॉइंट है। तो अब हम देखते हैं बाकी का, आपका नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। नेशनलाइजेशन क्यों किया गया आपको समझ आ गया, मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर बना के समझाया। लोन सारा बड़े बिजनेसमैन को ही मिलता था, छोटे वालों को नहीं मिलता था। तो इसके बारे में ये थोड़ी सी कथा लिखी हुई है, कथा समझो, ठीक है। इन ए फ्री मार्केट इकोनॉमी, business houses operate as per the invisible hands of the market, responding to demand and supply conditions with the sole objective of profits। समझो इस बात को, ठीक है, इस बात को समझाने के लिए हम चलते हैं, ठीक है। इनविजिबल हैंड्स, ये इकोनॉमिक सर्वे ने ये वर्ड यूज किया है अभी, पिछले साल के ने, पेपर में पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। इनविजिबल हैंड्स यूज किया गया, किसके लिए यूज हुआ है? इनविजिबल हैंड यूज हुआ है मार्केट के लिए। और मार्केट किस पे काम करता है आपका? डिमांड एंड सप्लाई। देखो जो भी बिजनेसमैन है मार्केट में, वो भी डिमांड एंड सप्लाई। अब आज की डेट में अगर मैं कोई बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ तो क्या मैं ऐसा बिजनेस शुरू करूंगा कि जिसकी डिमांड ही ना हो? नहीं, हमेशा वो चीज शुरू करूंगा जिसकी डिमांड। और मैं क्यों बिजनेस शुरू कर रहा हूँ? डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड होगा मेरा, और मेरा सोल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हमेशा प्रॉफिट मेकिंग। जो भी बिजनेसमैन होगा, जो भी प्राइवेट कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज का सोल ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मेकिंग, हमेशा सोल ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग। तो क्या कहता है इनविजिबल हैंड्स, कि भाई ये जो आपका मार्केट है इट एक्ट्स लाइक एन इनविजिबल हैंड, जहाँ पे आपका सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, दो आपके हाथ होते हैं ना, दो इनविजिबल हैंड्स, डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई दो आपके हाथ की तरह है, जहाँ पे आपका बिजनेसमैन एक्ट कर रहा है, ठीक है, मार्केट फोर्सेस के हिसाब से, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से, और उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मेकिंग। तो इनको क्या फ्री छोड़ देना चाहिए, ये अपने आप डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चलेंगे। अगर आप फ्री मार्केट की बात करते हो कि मार्केट को एकदम फ्री छोड़ दो, जैसा यूएस में मार्केट को फ्री छोड़ दो, तो उसका एक कंसेप्ट होता है लासेज फेयर, ठीक है, लासेज फेयर। लासेज फेयर का मतलब है फ्री मार्केट। अब अगर मैं इंडिया में मार्केट को फ्री छोड़ दूं तो यहाँ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, अमीर तो बहुत अमीर होता जाएगा, गरीब बिल्कुल बिल्कुल गरीब हो जाएगा, सारे गरीब तो यहाँ से क्या हो जाएंगे? वाइप ऑफ ही हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। वो तो कुछ खाने को नहीं मिलेगा, उनको पीने को नहीं मिलेगा, अपने आप मर जाएंगे। तो हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी है, तो यहाँ तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो लासेज फेयर का कंसेप्ट तो अच्छा लगता है कि भाई जो आपका फ्री छोड़ दो सबको अपने हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, हम फ्री नहीं छोड़ सकते। इसलिए गवर्नमेंट आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आती है, गवर्नमेंट ने बहुत सारी वुमेन के लिए अलग स्कीम्स है,
चिल्ड्रन के लिए अलग है, साथ में रिजर्वेशन पॉलिसी है, ठीक है। ये सब चीजें गवर्नमेंट क्यों लेके आती है? ताकि एक इक्विटेबल सोसाइटी बनाई जा सके। माइनॉरिटीज के लिए अलग है, ठीक है, इक्विटेबल एक सोसाइटी बनाई जा सके। इसलिए हमारे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। वो डिस्क्रिमिनेशन कैसा है हमारे यहाँ पे? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। पॉजिटिव क्यों है? ताकि एक इक्विटेबल सोसाइटी अचीव की जा सके। अब मैं यहाँ पे अपना फ्री मार्केट नहीं छोड़ सकता। ऐसे ही आपके कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक्स का भी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो क्या है? प्रॉफिट मेकिंग ही है भाई। तो जैसे पहले थे, आजादी से पहले हमारे बैंक थे, वो किसको देते थे? सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट को ही देते थे, क्योंकि वो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे, साथ में उनको वहां से फायदा ज्यादा होता था। लेकिन अगर मैं कमर्शियल बैंक को फ्री छोड़ दूं आज की डेट में, मान लो मैं एसबीआई को फ्री छोड़ दूं, या मान लो मैं आईसीआईसीआई को फ्री छोड़ दूं, प्राइवेट है, तो ये तो अपना सारा लोन 100% लोन किसको देंगे? बिजनेसमैन को, जो ज्यादा इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। फिर किसानों का क्या होगा? तो हमारे यहाँ पे अगर आप मार्केट को फ्री छोड़ दो तो भी दिक्कत है, आप बैंक्स को फ्री छोड़ दो, क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि हमारे यहाँ पे एक इनइक्विटेबल सोसाइटी है, इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। तो आप किसी को भी ऐसे फ्री नहीं छोड़ सकते। लास्ट फेयर का कंसेप्ट हमारे यहाँ पे अप्लाई होता है, कुछ जगह पे हमने फ्री भी छोड़ा हुआ है। जैसे आपका टेलीकॉम है, आपका एविएशन सेक्टर है, यहाँ पे रेगुलेशन है, लेकिन इतना स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं है कि हम बोल दें एविएशन सेक्टर में कि भाई तेरे को 50% लोग गरीबी बिठा के ले जा रहे हैं। उड़ान में है कुछ कंसेप्ट, लेकिन उड़ान में भी इतना रेस्ट्रिक्शन नहीं है, 2,500 तो वहां पे भी है, ठीक है। तो कुछ सेक्टर्स है जहाँ पे थोड़ा बहुत आपने फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है, लेकिन हर जगह नहीं दे सकते हो आप। कमर्शियल बैंक्स को मैं फ्री नहीं छोड़ सकता, मार्केट को पूरे को फ्री नहीं छोड़ सकता, नहीं तो गरीब लोग मारे जाएंगे। इसलिए हमने नेशनलाइजेशन करने की जरूरत थी, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो ये तो सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग में जाएंगे। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट मेकिंग ही होता है। जितने भी आपके कमर्शियल एंटिटीज होती है उनका प्रॉफिट मेकिंग होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, हटाते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपका, अब पढ़ो इसको, अब समझ आएगा। इन ए फ्री मार्केट इकोनॉमी, बिजनेस हाउसेस ऑपरेट एज पर द इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट, ठीक है, रेस्पॉन्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन with the sole objective of profits. The case of commercial banks is no different. In a capitalist economy, they operate only for profit and not for any social purpose. लेकिन हमारी कैपिटलिस्ट नहीं है, हमारी मिक्स्ड है। In a poor country like India, which lacks resources and has inequitable wealth distribution, यहाँ पे कॉमा आएगा, the access to credit to all is an important bottleneck. सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, नहीं मिल पाता है सबको क्रेडिट, ठीक है। तो ये आपका प्रॉब्लम है यहाँ के में, ठीक है। In a poor country, the profit making banking can lead to following problems. अगर मैं सबको खाली छोड़ दूं बैंक्स को कि तुम कुछ भी कर सकते हो, क्रिएशन ऑफ मोनोपोलीज, एक सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन ही बच जाएंगे, सारा फेवरेटिज्म बिग बिजनेसमैन को मिलेगा, सारा लोन उसको मिलेगा, नेक्सस डेवलप हो जाएगा बैंक्स एंड इंडस्ट्रियल हाउसेज में, रूरल इकोनॉमी डूब जाएगी पूरी, उसको लोन नहीं मिलेगा, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, सारी इकोनॉमिक पावर एक पर्टिकुलर सेक्शन के हाथ में आ जाएगा, कैपिटलिस्ट के हाथ में। फिर आपका वही हाल होगा जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे था, कुछ लोग आप पे राज करें। देखो आपको फ्रीडम है, तो फ्रीडम का मतलब सिर्फ फ्रीडम का मतलब थोड़ी ना है मैं कुछ भी घूम सकूं, इधर फिर सकूं। फ्रीडम का मतलब होता है आपका इकोनॉमिक फ्रीडम, सोशल फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम, हर तरह का फ्रीडम होना चाहिए, लीगल फ्रीडम। तो फ्रीडम का मतलब इकोनॉमिक फ्रीडम भी होना चाहिए ना, इकोनॉमिक इक्वलिटी भी होनी चाहिए। तो अगर आप सारा लोन एक ही को दे दोगे, तो अगर आप इंडिया जैसी कंट्री में
प्रॉफिट मेकिंग बैंकिंग अगर ले आओ, कमर्शियल बैंक को बोल दो तेरी मर्जी जिसको लोन दे, तो बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी। तो क्या क्या दिक्कतें हो जाएंगी, ये सारी दिक्कतें हो जाएंगी। सारी रूरल इकोनॉमी आपकी बैठ जाएगी, उनको लोन मिलेगा ही नहीं बेचारों को, किसानों को। तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। नाउ वाई नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, तो नेशनलाइजेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी? पहला तो वही उसका अपोजिट, ब्रेकिंग द कंट्रोल ऑफ बिग बिजनेसेस ओवर बैंक्स। ठीक है, जो उनका नेक्सस था उसको तोड़ना था, नेक्सस को तोड़ना था। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके वेल्थ का। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड स्मॉल बिजनेसेस, इनका हो सके, बिल्कुल, तभी तो मिलेगा। पीएसएल है ना हमारे यहाँ पे। अब आपको समझ आ रहा है पीएसएल क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है PSL। ठीक है, और लास्ट, रूरल एरियाज में भी ब्रांच खोली जा सके, अनबैंक्ड एरियाज में भी ब्रांच खोली जा सके। नहीं तो बैंक्स कहाँ खोलेंगे, बड़े बड़े सेंटर में खोलेंगे जब बिजनेसमैन है। अगर आप बैंक्स को फ्री कर दोगे तो वो कहाँ खोलेंगे? यहाँ बिजनेसमैन किसी ने फैक्ट्री खोली हुई है, वो उसके एरिया में ब्रांच खोल देगा। अब आपको लोन लेना है, आप कितनी दूर से जाओ, वहां जाओ लोन लेने के लिए, फिर लोन आपको मिलेगा भी। तो नेशनलाइजेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी? नेक्सस को ब्रेक करना है, लोगों में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, सबको लोन मिलना चाहिए, तभी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सबको ग्रो करने का मौका मिलना चाहिए। रूरल और आपकी छोटे मोटे बिजनेसमैन को ग्रो करने के लिए साथ में ब्रांचेस हर जगह खोली जा सके। ठीक है, क्लियर? अब आपको मैंने बताया सबसे पहले आपका 1955 में एसबीआई हो गया, पहला आपका एसबीआई हो गया। ठीक है, फिर 1969 में 14 और बैंकों को नेशनलाइज किया गया। नाम की आपको जरूरत नहीं है, किसको किसको किया गया कोई नहीं पूछेगा। 14 कमर्शियल बैंक्स, जिनके पास कितने डिपॉजिट थे? 50 करोड़ या उससे ज्यादा के डिपॉजिट थे। मतलब किसी बैंक के पास 50 करोड़, एनडीटीएल, ठीक है, एनडीटीएल जिसका 50 करोड़ था, एनडीटीएल हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जिसका 50 करोड़ था या उससे ज्यादा था, ठीक है, उसको आपका नेशनलाइज कर दिया गया। तो 14 ही ऐसे थे कमर्शियल बैंक, उनको नेशनलाइज कर दिया गया। ठीक है, ये अभी आपके कौन से बैंक नेशनलाइज, ये सारे क्या बन गया, गवर्नमेंट बैंक बन गए। पहले इनका कोई प्राइवेट भी होगा मालिक, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने सारे शेयर खरीद लिए। फिर 1980 में वापस से सेकंड वेव आई, उसमें 6 को किया गया। और यहाँ पे कौन से 6 को किया गया है? जिनका एनडीटीएल कितना था, 200 करोड़ या उससे ज्यादा। ठीक है, सेकंड वेव में, कोरोना की पहली वेव में 14 बैंक आ गए लपेटे में, दूसरे में 6 बैंक लपेटे में। तो टोटल आपके कितने हो गए, 20, और प्लस एसबीआई 1। 1980 तक 21 बैंक गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ चुके। ठीक है, जो आज आप देख रहे हो बैंक्स जितने, अब तो मर्ज कर रहे हैं वापस से हम, क्योंकि नरसिम्हन ने बोला था कि बैंक्स जो होने चाहिए 3 या 4 ही बड़े बैंक होने चाहिए बस, बाकी सारे छोटे छोटे बैंक्स होने चाहिए, छोटे छोटे। 3 4 बड़े बैंक्स रखो आप, इतने बड़े बैंक्स रखो जितने बड़े बाकी फॉरेन कंट्रीज में होते हैं। हमारे यहाँ का कोई भी बैंक है ना, उनके लेवल का नहीं। ठीक है, तो जब नेशनलाइज करने के बाद 90%, 91% बैंकिंग एसेट्स किसके हाथ में आ गए, गवर्नमेंट के हाथ में। बाकी के 9% प्राइवेट थे, बाकी 91% कौन किसके पास आ गए, गवर्नमेंट के कंट्रोल में। तो इस तरह से हमने नेशनलाइजेशन किया 2 फेजेस में। ठीक है, तो ये 2 मेन फेजेस है, ये आपको पता ही है, इस समय इंदिरा गांधी, ठीक है, उस समय हुआ था ये नेशनलाइजेशन। ठीक है, अब नेशनलाइजेशन के साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो भी देख लेते हैं।
नहीं नहीं, पीएसएल में लैंडिंग रिड्यूस क्यों करनी चाहिए भाई? पीएसएल इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। पीएसएल में अगर आप लैंडिंग रिड्यूस कर दोगे, आप क्या बोल रहे हो, पीएसएल में कम कर दें? यार पीएसएल में सिर्फ 40% ही तो है, उस 40% में आप भी तो आते हो दोस्त, आप स्टूडेंट हो, आपको एजुकेशन के लिए लोन चाहिए, या मान लो हाउसिंग, सबसे जरूरी क्या होता है? हाउसिंग। लो, एक सेकंड। एजुकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है, एजुकेशन, उसके बाद हाउसिंग, उसके बाद आपके एमएसएमई। आपको क्या लगता है ये जो एमएसएमई है, यही तो एक्सपोर्ट का मेजर एक्सपोर्ट तो यही करते हैं, आपकी कंट्री को जितना फॉरेन करेंसी मिल रही है वो इनसे मिल रही है। अगर आप पीएसएल कम कर दोगे तो बड़े बिजनेसमैन ही ग्रो करेंगे, ये बेचारे कभी ग्रो ही नहीं करेंगे। अब आप एक बात सोचो, पीएसएल नॉर्म्स जो लाई है वो आरबीआई लेके आई है, तो कुछ सोच समझ के तो लाई होगी। हम लोग क्या है, हम तुच्छ मानव है, तुच्छ, तुच्छ मानव है हम लोग। आरबीआई में इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, उन्होंने डिसाइड किया होगा पीएसएल 40% होना चाहिए, तो कुछ सोच के किया होगा यार। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी होती है फालतू, करा है तो करा है। अपने को क्या है, अपने को पेपर निकालना है, अपने को आरबीआई गवर्नर नहीं बनना है, पेपर निकालना है, उसके बाद आरबीआई गवर्नर बनने के बाद पहला भी टारगेट क्या है, पहला टारगेट है अभी आपको जेकेएस निकालना है, या तो आपका अपना है, या फिर आईएएस निकालना है, या फिर कोई अगर आरबीआई का छोटा मोटा कोई एग्जाम हो, ग्रेड ए हो, जो भी आपके हैं, पीओ वीओ कुछ भी, अभी अपना मेन टारगेट है, अपने को नौकरी चाहिए। अपन को मांगता है एक नौकरी, ठीक है, क्योंकि नो नौकरी नो छोकरी, कोई लड़की नहीं देगा, शादी नहीं करेगा, तो अपने को मांगता है एक नौकरी। और लड़कियां हैं तो उनको चाहिए एक अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए, तो नौकरी जरूरी है आजकल। ठीक है, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप इंडिपेंडेंट रहोगे तभी लोग आपकी रेस्पेक्ट करेंगे। तो नेशनलाइजेशन के साथ क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तो अभी आपका टारगेट क्या है, एक नौकरी चाहिए, गवर्नर नहीं बनने का अपन को। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेड इंटरेस्ट रेट, पहला प्रॉब्लम ये था। देखो नेशनलाइजेशन तो कर दिया, लेकिन फिर भी बैंक्स का जो इंटरेस्ट रेट था वो बैंक्स डिसाइड नहीं करते थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करता है। अभी जैसे आज की डेट में बैंक्स डिसाइड करते हैं ना, पहले कौन डिसाइड करता था? गवर्नमेंट। जैसे मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मैं बैठा हूँ, मैं किसी जगह का एमएलए हूँ, मैं बोलूंगा भाई मेरे जितने गुर्गे हैं, मतलब मेरे जितने फॉलोअर्स हैं, इनको सबको आप 4% पे लोन दे। तो पहला इंटरेस्ट रेट का प्रॉब्लम था, बैंक्स को बोली थी फ्रीडम, इंटरेस्ट रेट बैंक्स ने डिसाइड करते थे। आज की डेट में कौन करता है? बैंक डिसाइड करते हैं। ट्रेड यूनियंस का प्रॉब्लम था, जब देखो तब हड़ताल। उस समय वीआरएस का सिस्टम नहीं था कि जो उदम करे उसको रिटायरमेंट दे दो, वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम, वो बाद में लाए। वो अभी नरसिम्हन कमेटी आएगी, ये जितनी प्रॉब्लम्स है ना नेशनलाइजेशन, इनको दूर करेगी नरसिम्हन कमेटी। जैसे महाभारत में आपके कौन थे? भीष्म पितामह। ठीक है, भीष्म थे, ऐसे हमारी इकोनॉमी में कौन है? नरसिम्हन, ये महाभारत के भीष्म है। आज जितना भी आप बैंकिंग सेक्टर देख रहे हो, जितना उसमें डेवलपमेंट देख रहे हो, ये सब आपके नरसिम्हन का किया हुआ। ठीक है, और तीसरी प्रॉब्लम क्या थी? रिजर्वेशन बहुत हाई थे उस समय। आपका एसएलआर था अप्रोक्सीमेटली, मतलब 38.5% एग्जैक्ट था, और सीआरआर था आपका 15%। तो अगर आप अप्रोक्सीमेटली देखो तो ये 40% के आसपास था। तो दोनों टोटल मिला के 40 और 15 अराउंड 54-55% के आसपास था। मतलब इतना पैसा तो आपने साइड में रख देना है, फिर क्या कमाओगे? एसएलआर और सीआरआर इतना हाई था उस समय। ठीक है, और इसी वजह से देखो कितना एडमिनिस्ट्रेड इंटरेस्ट रेट था, जो एमएलए एमपीज की भाई हमारे गुरुओं को इतने में दे दो। ट्रेड यूनियंस का प्रॉब्लम था,
जब देखो तब हड़ताल, रिजर्व रेशियो बहुत ज्यादा हाई थे, तो जब इतने रिजर्व रेशियो इतने हाई होंगे तो क्या लोन मिल पाएगा आसानी से? नहीं, सबको तो नहीं मिलेगा। नेशनलाइजेशन होने के बाद भी लोगों को लोन आसानी से नहीं मिलता था, और इसी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया हमारा 1991। इसका एक कारण ये भी है, बहुत सारे कारण है इसके। इकोनॉमी आपकी क्लोज थी, वो भी एक कारण है, इकोनॉमी वॉज क्लोज। साथ में बैंक्स भी अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, वो भी एक कारण है। तो अब हम देखते हैं कि हाई रिजर्व रेशियोज की वजह से कैसे प्रॉब्लम होती है। अब अगला टॉपिक यही है, इसके बाद क्लास खत्म करते हैं, हाई रिजर्व रेशियोज। ठीक है, तो हाई रिजर्व रेशियो से कैसे प्रॉब्लम होती है देखते हैं। हाई रिजर्व रेशियोज देखिए, ठीक है, समझो, पॉइंट वाइज समझाता हूँ। हाई रिजर्व रेशियोज आपका SLR कितना था उस समय? 38.5%। और CRR कितना था आपका? 15%। मतलब लगभग आपने 50% से ऊपर पैसा तो साइड में रख दिया, 50% से ज्यादा ही, 50 से लेके 55%। अब अगर हाई SLR CRR होगा तो क्या होगा? बैंक के पास कम पैसा बचेगा। ये कंसेप्ट हम सीख चुके हैं, बैंक्स के पास कम पैसा बचेगा, बैंक्स विल हैव लेस मनी। कम पैसा होगा तो ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे, हाई कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, इंटरेस्ट रेट विल बी हाई। इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो कम लोगों को लोन मिलेगा, सस्ता लोन कम लोगों को मिलेगा, तो कम बिजनेस एक्सपेंशन कम होगा। बिजनेस एक्सपेंशन कम होगा तो कम लोगों को जॉब्स मिलेगी, कम लोगों को जॉब्स मिलेगी तो गवर्नमेंट को कम टैक्स मिलेगा, गवर्नमेंट को कम टैक्स मिलेगा तो गवर्नमेंट की बोरोइंग्स बढ़ेगी, और फिस्कल डेफिसिट आपका बढ़ेगा। एक्सपोर्ट आपका डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि आप कुछ बना ही नहीं रहे, बिजनेस है नहीं, इम्पोर्ट आपका बढ़ जाएगा। एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट घटेगा, इंपोर्ट बढ़ेगा, तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा हो जाएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा हो जाएगा तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो सकता है, 1991 में जैसे हुआ। अब इसको मैं आपको चार्ट बना के समझाता हूँ, ठीक है? समझो इसको हटा दो। ठीक, आपका CRR SLR वेरी हाई। थोड़ा सा CRR SLR वेरी हाई। आप मुझे बताना कि आपको ये वाला बेटर लगता है, ये जो मैंने ऊपर लिखा है ये इस तरह से लिखना बेटर लगता है, या इस तरह से लिखना बेटर लगता है? ठीक है, उस हिसाब से देखेंगे। CRR SLR वेरी हाई, इसी से लिखते हैं यार ये जगह। CRR SLR वेरी हाई होगा, बोल्ड, ठीक है। तो बैंक्स विल हैव लेस मनी, बैंक्स के पास क्या बचेगा? लेस मनी टू लैंड। ठीक है, बैंक्स क्या करेंगे? इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी, बिजनेसमैन को लोन नहीं मिलेगा, बिजनेसमैन विल गेट लेस लोन, बिजनेसमैन को लोन नहीं मिलेगा तो नो फर्दर बिजनेस एक्सपेंशन। बिजनेस को BI जेड लिख दिया, बिजनेस एक्सपेंशन। ऐसा होगा तो नो न्यू जॉब्स,
नई जॉब्स नहीं मिलेंगी तो गवर्नमेंट को टैक्स में पैसा कम मिलेगा। गवर्नमेंट को टैक्स में कम पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट की बोरोइंग्स ज्यादा हो जाएंगी, इससे आपका फिस्कल डेफिसिट बहुत हाई हो जाएगा। ठीक है, साथ में आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, क्यों? क्योंकि बिजनेस नहीं है तो कुछ चीज बन नहीं रही, तो आप एक्सपोर्ट तो कम करोगे, एक्सपोर्ट्स लेस, इंपोर्ट मोर। इससे आपका क्या होगा? करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट से आपका क्या हो सकता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब इसमें दो चीजें मैं समझाऊंगा आपको, ये वाली दो चीजें। ठीक है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको हटा देते हैं फिर समझा। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक, ले लो, इसको हटा देते हैं। गवर्नमेंट की बोरिंग्स बढ़ती हैं, तो आपको पता ही है बोरिंग्स को ही हम क्या कहते हैं? फिस्कल डेफिसिट। तो जितनी बोरिंग बढ़ेगी उतना फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, तो ये बात तो क्लियर हो गई। अब आपका बिजनेस नए खुल नहीं रहे, नए बिजनेस आ नहीं रहे, तो जो आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, नई चीजें आप बना नहीं रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, तो सारी गुड्स एंड सर्विसेज आप बाहर से क्या करोगे? इंपोर्ट करोगे। आज सारी चीजें बाहर से इंपोर्ट करोगे। पहले आप सिर्फ क्रूड ऑयल कर रहे थे, बाकी चीजें भी आप करोगे, क्रूड ऑयल भी करोगे, गोल्ड भी करोगे, बाकी सारे एसेंशियल आइटम्स भी आप करोगे, क्योंकि आपके यहाँ तो बन नहीं रहा। आप कुछ बना नहीं रहे तो आपका एक्सपोर्ट बड़ा कम है, इंपोर्ट आपका बहुत आई है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट आपका जो है, करंट अकाउंट डेफिसिट, ये देता है आपका डिफरेंस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब एक्सपोर्ट तो हमारा है ही नहीं, मान लो हम 50 रुपए का सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट आप 100 रुपए का कर रहे हो, तो आपका कितना आएगा? -50। तो ये आपका माइनस में आ रहा है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट। तो जो आपका हाई रिजर्व रेशियोज है उसकी वजह से बिजनेस एक्सपेंशन पे दिक्कत आएगी, बिजनेस एक्सपेंशन पे दिक्कत आएगी तो बाकी चीजें। ये सबको क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हटा देते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपकी होंगी हाई रिजर्व रेशियोज। अब फर्स्ट नरसिम्हन कमेटी आपकी आई 1991। ठीक है, जब रिजर्व ये सारी प्रॉब्लम थी तो गवर्नमेंट ने क्या बनाई? नरसिम्हन कमेटी बनाई। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या बनाई? नरसिम्हन कमेटी। नरसिम्हन आपके एक्स आरबीआई गवर्नर थे उस समय। ठीक है, पहले गवर्नर रह चुके थे, उस समय नहीं थे, तो नरसिम्हन कमेटी बनाई गई। तो फर्स्ट नरसिम्हन कमेटी आपकी बनाई गई 1991। ठीक है, दो बार बनी है, एक 1991 में बनी, एक 1998 में। अब नरसिम्हन ने क्या बोला, ये रिकमेंडेशन देखो नरसिम्हन कमेटी। इस लाइन को हटा सकते हो आप क्योंकि ऊपर लिख दिया है, तो उसके रिकमेंडेशन क्या थे? पहला रिकमेंडेशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 4 tier हायरार्की फॉर बैंकिंग। 4 tier हायरार्की कैसे? नीचे छोटे बैंक और उनके ऊपर सबसे टॉप पे बड़ा बैंक। तो इसने बोला कि 3 से 4 बड़े बैंक होने चाहिए, तभी हम मर्जर कर रहे हैं। एसबीआई की मतलब इंक्लूडिंग एसबीआई, मतलब नरसिम्हन ने क्या बोला? सिर्फ 3 से 4 बड़े बैंक होने चाहिए। करंट अकाउंट डेफिसिट, कैड बताया अभी मैंने, करंट अकाउंट डेफिसिट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट, कितना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कितना डिफरेंस होता है उसे करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। ठीक है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट में, डोंट वरी।
तो नरसिम्हन कमेटी जो है उसने बोला कि आपकी जो बैंक होने चाहिए वो इस तरह से होने चाहिए, 3-4 बड़े बैंक होने चाहिए, मतलब ज्यादा नहीं होने चाहिए। अभी हमारे पास क्या है, बहुत सारे, ठीक है, हम मर्ज कर रहे हैं, 20 से ऊपर बैंक है, हम मर्ज कर रहे हैं, तो मर्ज करके हमारा ऑब्जेक्टिव अब क्या है, 3 से 4 बैंक करते हैं। देखो इन्होंने उस समय ये राय दी थी, लेकिन अब गवर्नमेंट को लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए, ऊपर 3-4 बड़े बैंक होने चाहिए, जो कैसे बैंक हो, जैसे फॉरेन के बैंक होते हैं, हमारा एक भी बैंक उनके लेवल पर। 3-4 बड़े बैंक ऊपर रखो और नीचे आप उनके फिर ब्रांचेस, अलग अलग जगह पे आपकी ब्रांचेस 4 टियर रखो, 1, 2, 3 लेवल उनके ऊपर उनका रेगुलेटर, ठीक है। और बॉटम पे आप रूरल बैंक्स को रखो, जो रूरल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए लोन दे। तो पहला इसका क्या है कि आपके 4 टियर होनी चाहिए, और 4 टियर आपका सिस्टम होना चाहिए। नीचे छोटे बैंक, पहले लेवल पे, दूसरे लेवल पे, तीसरे लेवल पे छोटे बैंक, फिर ऊपर सबसे बड़ा बैंक, और 3 से 4 बड़े बैंक होने चाहिए बस। पहला इसका रिकमेंडेशन। दूसरा इसने क्या बोला कि जो आप प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का लोन देते हो, पीएसएल, वो आप नॉर्मल इंटरेस्ट रेट पे दो। इस बात को समझो आप, क्या होता है अभी, गवर्नमेंट जो होती है वो क्या कहती है कि पीएसएल जैसे आपका 2 लोगों के लिए पीएसएल में फायदा देती है, एक एग्रीकल्चर, मैं पीएसएल की बात नहीं कर रहा हूं कि पीएसएल किस किस को देती है, पीएसएल देती है इनको, लेकिन इनको फायदा भी देती है कुछ। क्या फायदा देती है, इनके लिए गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आती है जिसे कहते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में क्या होता है, मान लो इन दोनों को आपके को 7% पे लोन मिला, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसमें से 7% में से 3% खुद चुकाती है, और बाकी का 4% इनको देना होता है। तो गवर्नमेंट ने इनको क्या दे दिया, इंटरेस्ट सबवेंशन, मतलब इंटरेस्ट में कुछ फायदा दे दिया, इसको बोलते हैं आईएसएस स्कीम। लेकिन नरसिम्हन का क्या बोलना है कि अब पहले ही गवर्नमेंट ने 3% का फायदा दे दिया, तो हर बंदा 4% ही देगा। गवर्नमेंट क्या करे कि ठीक है सबको 7% पे दो, एग्रीकल्चर और एक्सपोर्ट वालों को, फिर जो चुका सके उसको चुकाने दो ना भाई 7% पे, जो अगर वापस कर सकता है कर सकता है, जो नहीं कर पाए, जैसे मान लो 100 लोगों को लोन दिया, 100 में से हो सकता है कि 5-10 लोग तो ऐसे हो जो 7% पे चुका पा रहे हैं, 90 नहीं चुका पा रहे, तो उनको 3% का फायदा दे दो। आप सबको क्यों फायदा दे दो, कुछ हो सकता है जिनकी कैपेसिटी वो पे करने की, तो आप जो पीएसएल दो वो किस पे दो, नॉमिनल पे, नॉमिनल कौन सा, 7% पे। फिर जो नहीं दे पाए 7%, उनके लिए आप इंटरेस्ट सबवेंशन ला सकते हो, पहले इंटरेस्ट सबवेंशन मत लेके आओ, क्योंकि उससे तो नुकसान हो रहा है ना भाई। तो ये कहना था किसका, नरसिम्हन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, हटा देते हैं इसको। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर है आपका। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, सेकंड पॉइंट इज क्लियर, PSL at normal interest rate. After that, government can give interest subvention to farmers and exporters. शुरू में नहीं देना है, बाद में दो। फिर SLR में आपको कमी करनी है, वो हम आप देख चुके हैं, आज की डेट में हमारा SLR कितना है, 18%। किसी टाइम पे कितना होता था, 38.5। ठीक है, फेज्ड रिडक्शन धीरे धीरे। फिर आपको 8% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये हम देख चुके हैं, 1999 में हमने सबसे पहले बेसल नॉर्म्स इंप्लीमेंट किए तो 8% था कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये भी हम डिटेल में देख चुके हैं। ये सब नरसिम्हन की देन है, ठीक है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, नरसिम्हन ने रिकमेंडेशन दिया, उसके बेसिस पे बैंकिंग में काफी कुछ किया गया। फिर अबोलिशन ऑफ ब्रांच लाइसेंसिंग पॉलिसी, मतलब बैंक्स को पहले ये था कि हर जगह ब्रांच खोलने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, तो फिर बैंक्स कैसे ग्रो करेंगे, तो बैंक्स को बोलो आप जहां चाहो वहां ब्रांच खोल सकते हो, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन होती है कि कुछ ब्रांचेस आपको रूरल एरियाज में खोलनी पड़ेगी।
मतलब आप बैंक्स को फ्रीडम दे दो, जहां ब्रांच खोलनी है खोलो, लेकिन कुछ रूरल एरियाज में खोलनी पड़ेगी, बस इसके साथ कंडीशन के साथ। फिर सारे बैंक्स को अपना क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा एसेट्स का, कितने मेरे पास एसेट्स हैं, ताकि पता रहे कि ये बैंक किस कंडीशन में डूबने वाला तो नहीं है। सारे के सारे जितने भी उसके जो भी उसके पास एसेट्स होंगे उन सबका डिस्क्लोजर बहुत जरूरी है। जैसे आपका बेसल 1 नॉर्म्स है, जैसे बेसल नॉर्म्स है, बेसल नॉर्म्स में मैंने आपको बताया ना 3 तरह की कैपिटल हमने देखी, T1, T2 और काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर, जिसमें ये वाला डिस्क्लोज होता है, जो मेन वाला है ये डिस्क्लोज होता है, इसका पता होता है कितना है। ये आपका डिस्क्लोज नहीं होता, ये आपका डिस्क्लोज नहीं होता, लेकिन जो मेन वाला है T1 जिसमें 7% है वो डिस्क्लोज होता है। तो सारे एसेट्स का डिस्क्लोजर होना बहुत जरूरी है, मतलब ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। फिर इंटरेस्ट रेट को डीरेगुलेट कर दो। डीरेगुलेट करने का मतलब पहले गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी ना भाई, जैसे गवर्नमेंट आपकी पहले पेट्रोल डीजल की प्राइस को भी कंट्रोल करती थी, उनको डीरेगुलेट कर दिया ना हमने। डीरेगुलेट का मतलब अब मार्केट के बेसिस पे डिसाइड होंगे। तो अगर आपने इंटरेस्ट रेट को डीरेगुलेट कर दिया, इसका मतलब बैंक्स अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे क्या इंटरेस्ट रेट। फिर आप क्या करो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में कंपटीशन। कंपटीशन कब आएगा, जब आप उनको फ्री छोड़ दोगे, तभी तो वो कम से कम सस्ते से सस्ता लोन देने की कोशिश करेंगे ताकि हम ग्रो कर सके। फिर एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड बनाया जाए, ये आपका एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड। समझो इस बात को, क्या होता है कई बार बैंक्स अपना लोन नहीं ले पाते हैं वापस। जैसे बैंक्स किसी से लोन नहीं ले पा रहे, तो बैंक्स अपना लोन किसको दे दें, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, एआरसी को, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। जैसे कई बार ऐसा नहीं होता कि आपने बाइक ली लोन पे, और बाइक का लोन नहीं चुका पा रहे, तो कोई आपका रिकवरी एजेंट आके आपके घर से आपकी बाइक उठा लेगा। तो ये एआरसी जो होते हैं ये भी जस्ट लाइक आपके रिकवरी एजेंट होते हैं। तो बैंक्स जो होते हैं वो आज की डेट में भी एआरटी है, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको सरफाई एक्ट में। बैंक्स जब अपना लोन नहीं ले पाते हैं, बैंक किस किस के पीछे घूमेगा, तो बैंक क्या करते हैं, रिकवरी एआरसी को अपना लोन ट्रांसफर कर देते हैं कि भाई तुम हमें दो ये लोन लेके हम तुम्हें तुम्हारा कमीशन देंगे। तो नरसिम्हन ने ये बोला देखो बैंक्स किसी के पीछे घूम नहीं सकते, उनके पास इतनी मैन पावर है नहीं, तो आप एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड बना दो, जिसमें से लोन पोर्टफोलियो जो है बैंक का वो किसके पास चला जाए, जिसमें रिकवरी पॉसिबल नहीं है वो एआरसी के पास चला जाए। एआरसी रिकवर करेंगी, बैंक को अपना लोन वापस कर देंगी पैसा, और जितना उसका, जैसे बाइक मोटरसाइकिल में आपको उठा के ले गया, फिर उसको मैं मार्केट में बेच दूंगा ऑक्शन करके, पैसा आएगा बैंक को अपना पैसा दे दूंगा, मेरा जो कमीशन बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है। एसेट को रिकंस्ट्रक्ट कर रही है, एसेट को रिकंस्ट्रक्ट कैसे कर रही है, जो एसेट्स पे, जो बैंक का एसेट क्या है, लोन, बैंक का एसेट तो लोन ही है, वो लोन वापस मिला नहीं, उसको रिकंस्ट्रक्ट कैसे करोगी, उस लोन को एआरसी ने ले लिया, एआरसी ने ले लिया, मकान है, दुकान है, घर है, आपकी बाइक है, वो सब लेके आपसे जब्त करके उसको बेच दिया, अपना कमीशन अपने पास रखा, बैंक को बैंक का दे। ठीक है, क्योंकि बैंक के पास इतना ना टाइम है ना इतना बैंक के पास पैसा है कि बैंक ये सारे काम कर सके। 3-4 बैंक रखने का मेन कारण ये, हमारा एक भी बैंक है उसका लेवल बाहर के बैंक की तरह नहीं है। बैंक एक बड़ा बैंक रखने का, वो बेसल कैपिटल भी उसका सारा का सारे वो सारे नॉर्म्स कंप्लाई करेगा बड़े बैंक रखने का। अभी क्या है, इतने सारे बैंक्स को रेगुलेट करना आरबीआई के लिए भी बहुत मुश्किल है। बैंक हमेशा ऊपर के लेवल पे आप 3-4 रखो ना, जो मेन जो आपके फॉरेन में ऐसा ही है, आप ऐसे समझ लो कि फॉरेन में ऐसा ही है और वो सिस्टम बड़ा सक्सेसफुल है। हमारे यहाँ पे क्या है, बहुत सारे बैंक सामने रख दिए, कभी किसका एनपीए बढ़ रहा है, कभी किसका, सारे बैंक्स को मिला के बड़े बैंक्स बना दो, उसके पास कैपिटल भी आ जाएगा, वो बेसल नॉर्म्स को भी कंप्लाई कर लेगा, और आपको रेगुलेशन भी कम बैंक्स पे रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। ओके, तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन वाला कंसेप्ट क्लियर, आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, नरसिम्हन ने अपने वो दे दिए, अपने सारे रिकमेंडेशन दे दिए, अब गवर्नमेंट ने उनके रिकमेंडेशन पे क्या क्या एक्शन लिए। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शन लिए, पहला एक्शन लिया सीआरआर और एसएलआर को लोअर कर दिया। ठीक है, दूसरा प्रूडेंशियल नॉर्म्स, सेकंड ये है प्रूडेंशियल नॉर्म्स। प्रूडेंशियल नॉर्म्स में क्या किया, डिस्क्लोजर, सारे बैंक्स को बोला भाई अपना डिस्क्लोजर करो जितने भी एसेट्स है आपके, और साथ में बताओ आपके बैड लोन्स कितने हैं, एनपीएस कितने हैं।
ठीक है, ताकि कमर्शियल बैंक्स का जो एक्यूरेट पिक्चर आ सके कि वो कितने घाटे में, क्या उनका लेवल है। ठीक है, तो सम प्रॉब्लम इज देयर आई थिंक। ठीक है, स्लो है मेरा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, हम बाकी का कल पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। कोई डाउट हो यू कैन आस्क, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। हाँ, कह सकते हो, यू कैन से लाइक दैट। पीएसएल पॉइंट में, हाँ, पीएसएल में क्या करना है, पीएसएल आपको नॉमिनल इंटरेस्ट पे देना है। 7% पे देते हो पीएसएल। मान लो मैं हूं एक्सपोर्टर, मेरे को 7% पे दिया। मान लो 100 बंदे हैं जिनको आपने लोन दिया। अब 100 के 100 को आप इंटरेस्ट सबवेंशन क्यों दे रहे हो सकता है उनमें से 10 की पेइंग कैपेसिटी हो, उनसे पहले ले लो। जो दे सकता है उससे ले लो, पहले ही आप उनको फायदा मत दो ना स्कीम का। जो नहीं पे कर पाए उनको फायदा दे दो। इज इट क्लियर? जो नहीं कर पा रहे पे, उनको वापस में आप फायदा दे। मर्जर, एमलगेमेशन, ठीक है, एक्विजिशन, ये हम आगे पढ़ेंगे व्हेन वी विल सी। अलग अलग टर्म्स होती है, मर्जर, एमलगेमेशन। ठीक है, दो चीजों को मिला के बनाते हैं एमलगेमेशन। एक्विजिशन एक को दूसरी एंटिटी ओवरटेक कर लेती है। मर्जर दो चीजों को आप एक साथ मर्ज कर देते हो, खत्म नहीं होती है, नाम चेंज हो जाता है बस। ठीक है, तो दीज आर थ्री टर्म्स, मर्जर, एक्विजिशन एंड एमलगेमेशन। ये तीनों चीजें हम पढ़ेंगे व्हेन वी विल सी मर्जर ऑफ बैंक्स। ओके मोनिका? गारंटर वो होता है, जैसे बैंक के प्रमोटर होते हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में क्या है कि जैसे मुझे लोन चाहिए होता है, तो मेरे लोन की गारंटी आप दो, मान लो आप लोन की गारंटी दो। ठीक है, तो आप लोन की गारंटी दो, मतलब जब भी आपको लोन लेना होता है गारंटर चाहिए होता है। जैसे मान लो मुझे एक लोन चाहिए, दो गारंटर चाहिए, दो गारंटर मेरे हो गए, दो के साइन कराए। तो वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि आप गारंटर पे भी केस चला सकते हो। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेड इंटरेस्ट रेट होती है जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करता है। लेकिन आज की डेट में तो बैंक डिसाइड करते हैं, पहले गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। तो बैंक्स कैसे काम करेंगे फिर इंडिविजुअली, इंडिपेंडेंटली कैसे काम करेंगे? ठीक है, हाँ बाबा, डाउट क्लियर है? बाबा डाउट इज क्लियर? मुशारत डाउट इज क्लियर? एडमिनिस्टर मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करता है, लेकिन आप कौन डिसाइड करता है? बैंक डिसाइड करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कोई डाउट किसी का रह तो नहीं गया? ब्रांच एक्सपेंशन इन रूरल एरियाज के लिए ही बैंक्स लाइक जेके बैंक मेड, जेके ग्रामीण बैंक एंड सो एंड नॉट इट्स में, हाँ देखो, आरआरबीज होते हैं ना, वो आरआरबीज में अलग अलग शेयर होल्डिंग होती है। मैं कल आपको आरआरबीज पढ़ाऊंगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा अरुण। आपका पॉइंट कल क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, अरे यार, सीआरआर, एसएलआर और पीएसएल आपको पढ़ना है तो आप पुराने वीडियोस देखो ना उमर। पुराने वीडियोस देखो ना, मैंने समझाया है सब कि सीआरआर एसएलआर में भी रिजर्व करने के बाद कैसे वो प्रॉफिट अर्न करते हैं। गो थ्रू दी प्रीवियस वीडियोस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गो थ्रू दैट। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे।